हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर 4 शुरू कर लिया था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और उसके हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन के बारे में देखा, क्या होती है बायो-सैवर्ट लॉ, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। अब ये जो लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा, ये हम एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में देखेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, एक नॉर्मल फॉर्मूले से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर से एक नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। दूसरा एक तरीका क्या होता है, हम गॉस लॉ लगा के गॉसियन सरफेस यूज करके क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से। तो सेम वैसे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी हम दो तरीके से निकालते हैं। एक तरीका हमने देख लिया है बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में। सेकंड जो दूसरा तरीका होता है, जो सेम गॉस लॉ जैसे रहता है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, वैसे टाइप का एक तरीका होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसमें हम क्या लेते हैं, एम्पिरिकल लूप लेके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हमारे पार्ट 3 में हम इस लेक्चर के बारे में देखेंगे। ये वाला कौन सा है, पार्ट 3। इसके पहले हमने 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, तो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। और यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो एक बार देखते हैं हम अपने कौन कौन से मेजर टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं इस चैप्टर के। 4 मेजर टॉपिक्स में ये वाला चैप्टर है हमारा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो 4th है। और इसमें हमने अपना फर्स्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड, उसके एप्लीकेशंस के बारे में कि कैसे निकालते हैं, नॉर्मल बायो-सैवर्ट लॉ के बारे में हमने देख लिया। सेकंड मेजर टॉपिक हमारा ये आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ, और ये वाले रिलेशन के बारे में देखेंगे कि ये रिलेशन की सारी टर्म्स क्या क्या होती हैं और कैसे इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, इस चीज के बारे में देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर एम्पियर सर्किटल लॉ से। तो फर्स्ट हमने क्या देखा है, फर्स्ट हम क्या पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, हम चैप्टर 1 2 हमारा किस पे बेस्ड था, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की यदि हम बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। और एक तरीका क्या होता है उसका, एक नॉर्मल मेथड होता है, नॉर्मल मेथड से निकालते हैं, जिसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, E इज इक्वल टू के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये वाले मेथड से निकालते हैं। के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹, ये यूज करते हैं। और दूसरा हमारा कौन सा मेथड होता है, गॉस लॉ यूज करके हम निकालते हैं। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पे मैग्नेटिज्म में, यहां पे क्या निकालते हैं, ई निकालते हैं। मैग्नेटिज्म में हम क्या निकालेंगे, बी निकालेंगे, अपनी क्या मैग्नेटिक फील्ड। एक क्या होगा हमारा नॉर्मल तरीका, जो हम बायो-सैवर्ट लॉ के देख चुके हैं, बायो-सैवर्ट लॉ लगा के जो हम निकालते हैं, नॉर्मल तरीका। हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन भी वैसे ही आएगा, यदि हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो भी सेम वही एक्सप्रेशन आता है। और जो अब दूसरा तरीका होगा, जैसे इसमें हम एक गॉस लॉ यूज करते हैं, तो वहां पे हम क्या लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। और वो कैसी जगह के लिए लेते हैं, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जहां पे सिमेट्री हो, वहां पे निकालते हैं। जैसे हम एक इन्फिनाइट वायर में हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर एक इन्फिनाइट प्लेट में निकाला था एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेके। सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, मैग्नेटिज्म में भी करेंगे, बट वो किसके मदद से करेंगे, यहाँ पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से करेंगे इस चैप्टर में। और जैसे हम वहां पे गॉसियन सरफेस लेते थे और साथ में क्या रहता था, एरिया वेक्टर रहता था, यहां पे भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा, बट यहां पे हम क्या रहेगा, लाइन वेक्टर रहेगा एक प्रकार से। तो दूसरा मेथड क्या होगा, यहां पे एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही क्या रहता है, ये रहता है, एक नॉर्मल और एक मेन मेथड। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में देखते हैं। फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा कि हमने पहले जो डायरेक्शन देखा है उस बारे में। तो हम कैसे डायरेक्शन देखें, एक चीज हम क्या देखते हैं, यदि हम क्रॉस देखें, तो क्रॉस का मतलब क्या है, हम एरो का क्या देख रहे हैं, पीछे तरफ वाला हिस्सा देख रहे हैं। और दूसरा क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, डॉट होता है। तो क्रॉस का मतलब क्या है कि हम किसी भी चीज को पीछे से देख रहे हैं, मतलब वो चीज क्या हो रही है, अंदर जा रही है, जेड डायरेक्शन में। ये बोर्ड क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, अंदर की तरफ कोई जाएगा तो वो क्या है, जेड डायरेक्शन। तो इस अंदर के डायरेक्शन में क्या होगा, करंट भी जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी जा सकती है। यदि हमें डॉट दिखता है, तो डॉट का मतलब क्या है, आपकी तरफ कोई चीज आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, वो करंट भी हो सकता है। तो ये क्या यूज करते हैं, हम डायरेक्शन यूज करते हैं। यदि हम ऐसे डायरेक्शन में करंट लेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है। और यदि हम डॉट लगा के यदि हम यहाँ पे करंट लिख दिए, तो इसका मतलब क्या होगा, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, जेड प्लेन। मतलब ऐसे ही जो पेन का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में क्या है हमारा, करंट।
तो ये हम क्या यूज करते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। और उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। जिस डायरेक्शन में भी करंट होगा उस हिसाब से हमारी कर्व्ड फिंगर्स क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगी। ठीक है, तो देखते हैं तो एम्पियर सर्किटल लॉ में हम कैसे उसका जो एक्सप्रेशन है बी वाला, जो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल इक्वल टू म्यू आई नेट जो निकालते हैं हम, उसको हम कैसे डिराइव करते हैं उस चीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक करंट लेते हैं और क्रॉस है। इसका मतलब क्या है कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है। यहां पे करंट क्या है, जेड डायरेक्शन में और बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। डॉट रहता तो आपकी तरफ आता, बोर्ड एक्स वाई प्लेन में है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट पी पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस करंट कैरिंग वायर के कारण। ये क्या हो गया हमारा पॉइंट पी हो गया। इस पॉइंट पे हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक ठोक एम्पेरिकल लूप लेंगे जो क्या होगा, इस पॉइंट को क्या करेगा, कट करके जाएगा। एक प्रकार से वो क्या रहेगा, सर्कल रहेगा। इस पॉइंट को वो क्या होना चाहिए, कट करके जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को कट करते हुए क्या करते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं। ये हमने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। और जनरली हम ऐसी जगह में लेते हैं जहां पे क्या हो, सिमेट्री रहे। ठीक है, तो इसको फिर से अच्छे से बना देते हैं। ये इसका सेंटर, और यहां पे क्या है, हमारा करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो हम क्या लेंगे, एक एम्पेरिकल लूप लेंगे इस पॉइंट को कट करते हुए, जिस पॉइंट पे हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ओके, अब यहां पे क्या होगा, ये जो लाइन है इसका क्या होगा, छोटा छोटा एलिमेंट हम लेंगे। कैसे छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, मतलब ये एक पूरा लूप है और एक क्या है, एक प्रकार की लाइन है ये सर्कल। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर ई इसकी लेंथ आएगी। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, छोटा छोटा लाइन एलिमेंट लेंगे। एक लाइन एलिमेंट ले लेते हैं जो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये एक हो गया हमारा लाइन एलिमेंट छोटा सा। एक और लाइन एलिमेंट ले सकते हैं हम यहाँ पे, दूसरा लाइन एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये क्या होगा, डीएल, और क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा डीएल, जो एक क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो मैग्नीट्यूड तो पता है, छोटे से लाइन का छोटा सा एलिमेंट है वो, बट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल हमें यूज करना पड़ेगा। राइट हैंड से ही आप इसको यूज कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, करंट का डायरेक्शन कैसे, ऐसे अंदर की तरफ यहां पे। तो ये जो कर्ल्स का फिंगर है ये क्या बताएगा हमें, मैग्नेटिक फील्ड का रोटेशन बताएगा। मतलब क्या है, एक प्रकार से क्लॉकवाइज है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये कर्ल हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, ऐसे क्लॉकवाइज होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना सकते हैं। ये होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ऐसा। मतलब क्या, एक प्रकार से क्या है, क्लॉकवाइज है। यही क्या बताता है हमें, राइट हैंड थंब रूल बताता है। यदि ये करंट बाहर की तरफ निकलता, मतलब यदि ऐसे बाहर की तरफ आता, तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अंगूठा आपकी तरफ, तो करंट आपकी तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, ये कर्ल से। तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमें डायरेक्शन लेना पड़ता। अभी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम क्लॉकवाइज क्या ले रहे हैं, उसका डायरेक्शन ले रहे हैं। तो जो डीएल होगा उसका भी डायरेक्शन कैसा होगा, जो फील्ड है उसी की तरफ होगा। मतलब ये क्या हो गया, डीएल का डायरेक्शन। हर जगह जो डीएल है उसका डायरेक्शन कैसे रहेगा, फील्ड के साथ, छोटा सा जो लाइन एलिमेंट हम लिए, ये क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन। इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, डीएल वेक्टर बोलेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक छोटे छोटे एलिमेंट में हम क्या करेंगे, एक कोई हम एलिमेंट मानते हैं, ये वाला डीएल, इसमें हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। और जब हम उसको पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरी क्या आ जाएगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ओके, और देखते हैं। व्हाइट वाला पोर्शन क्या है हमारा, एम्पेरिकल लूप, जिसको हमने कैसे बनाया है, इस पॉइंट को कट करते हुए बनाया है। तो यही क्या है हमारा, जो व्हाइट वाला पोर्शन है पूरा सर्कल, वो क्या है हमारा, एम्पेरिकल लूप या एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप, जो क्या होगा, इस केस में क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है, और कैसा होगा, एक प्रकार से क्या होगा, वहां पे हम क्या लेते थे, गॉस लॉ में हम क्या लेते थे, एक प्रकार का एरिया वेक्टर लेते थे। यहां पे क्या है, वो एक प्रकार से लेंथ के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, लेंथ के फॉर्म में। ओके, अब इसके अंदर से क्या जा रहा है, एक ही करंट जा रहा है, तो उस करंट की हम वैल्यू ले लेते हैं आई। सिर्फ एक ही करंट है इसलिए हम उसको लेंगे। और यदि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, यहां पे टेंजेंशियली बाहर की तरफ होगी। तो कैसे होगी, ये ऐसे हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी इस पॉइंट में। सेम जैसे हमने पहले चैप्टर में ऑस्टर्ड्स का एक्सपेरिमेंट देखा था कि क्या होता है, एक प्रकार से सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्म करती है, सेम वही चीज है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। डीएल क्या है हमारा, एक प्रकार का लाइन एलिमेंट, लाइन
एलिमेंट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है यहाँ पे इस पॉइंट पे, कैसी है वो टेंजेंशियल जैसी, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, हमारी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ऐसे ही कर सकते हैं। और जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आता है, बी एल साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा सॉरी, बी एल कॉस थीटा आएगा। और यहां पे क्या है, दोनों के बीच का एंगल कैसा है, दोनों हल्के से क्या है, टेंजेंशियली, दोनों के बीच में क्या है, कोई एंगल नहीं है। इसका भी डायरेक्शन ऐसी है, ये भी डायरेक्शन ऐसी, तो यहां पे क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा 0 डिग्री। मतलब सिंपली हम इसको बी डी एल भी लिख सकते हैं, वेक्टर नहीं भी लगाए तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है। यही आगे जाके भी होगा, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको नॉर्मल बी डी एल भी लिख सकते हैं। ओके, ये चीज हो गई। अब ये क्या है, इसको हम कैसे देख रहे हैं, एक प्रकार से सामने देख रहे हैं। यदि कोई करंट ऐसे जाता है, यदि हम ऐसा वाला डायग्राम देखें, यहां पे एक लाइन रहती है, एक वायर रहता है, और इसमें एक I1 करंट जाते रहता, और भी एक वायर रहेगा जिसमें I2 करंट जाते रहेगा, और दो और ले लेते हैं I3 और I4। यदि ऐसा रहा तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, एम्पियर लूप कैसा बनाएंगे, साइड से, तो सामने से देखेंगे तो हमको सर्कल मिलेगा, साइड से देखेंगे तो वो क्या होगा, हल्का सा अलग शेप का होगा। मतलब ये होगा क्या, हमारा एम्पेरिकल लूप, जिसको कवर करते हुए जाएगा पूरा। और इस केस में क्या लेंगे, हमारा जो नेट करंट होगा, हमें क्या लेना पड़ता है, जो बीच में एक करंट है, उस करंट के कारण क्या होगी, किसी भी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो पूरा नेट करंट हम लेते हैं। मतलब जैसे यहां पे हमें पी पॉइंट पे निकालनी है तो हम एक ऐसा एम्पेरिकल लूप लगाएंगे जो एक अंदर के कुछ करंट्स को कवर कर ले, और उन करंट्स के कारण क्या होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो यहां पे क्या होगा, यदि हम नेट करंट की बात करें तो नेट करंट कैसा होगा, यहां पे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। तो इन सब करंट्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी। यदि और भी कुछ करंट होते, मान लेते हैं कि जैसे यहां पे एक थोक वो है, अब यहां पे एक और कोई आ जाता जो है डॉट, मतलब ये करंट कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, मैं आपको एक्सप्रेशन बताऊंगा क्या है, ठीक है। और एक और करंट हो जाता है यहां पे, जो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस पॉइंट में इन तीनों करंट्स के कारण क्या आती, मैग्नेटिक फील्ड आती। और यदि कोई बाहर हो जाता, मान लेते हैं यहां पे बाहर में भी एक जो है करंट जो अंदर की तरफ जा रहा है, यहां पे भी एक है जो क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट लगाया हमने। तो ये जो एम्पेरिकल लूप है, इसके अंदर जो करंट है उसके कारण क्या पता चलेगी, हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगी, और हम उसी करंट निकालेंगे। भले इस पॉइंट में इन दोनों करंट्स का भी इफेक्ट होगा, बट हमें मिलेगा कौन सा आंसर, जो अंदर वाले हैं उनके कारण हमें मिलेगा। बाकी जो बाहर के करंट्स है उसके कारण भी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इंफ्लुएंस होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो हम निकाल रहे हैं, तो जितने हम एनक्लोज कर रहे हैं अपने एम्पेरिकल लूप के अंदर करंट्स, उनके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ओके, ये चीज हो गई। और एक मेन कंडीशन जो याद रखने वाली है यहां पे, वो क्या है, ये सब हम किसके लिए करते हैं, स्टडी करंट के लिए करते हैं, स्टडी करंट। क्योंकि यदि करंट वेरी करते रहेगा तब हमारा ये वाली जो लॉ है वो क्या होगी, नहीं लग पाएगी। तो पूरी चीज जो हम करते हैं लगभग किसके लिए करते हैं, स्टडी करंट के लिए करते हैं, याद रखिएगा। और जनरली करंट स्टडी रहता ही है, बट यदि अनस्टडी हो गया करंट, मतलब टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर चेंज हो रही है, तब हम ये क्या कर पाएंगे, ये लॉ नहीं लगा पाएंगे। तो ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल रहती है, पूरी स्टडी करंट के लिए रहती है। ओके, अब एक और चीज देखते हैं। मान लिए हम एक और एम्पेरिकल लूप बनाए ऐसे, और इसके अंदर क्या है, करंट। ऐसा हम लेते हैं कि वो पूरा सिमेट्री है, ठीक है। एक करंट बाहर की तरफ है, मतलब ये x है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है, और एक ठोक और x है, वो भी क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है। नेमिंग कर देते I1 I2, और ये वाला क्या है, I3। तो यदि हम इस केस में यदि नेट करंट लेंगे, हम नेट करंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, करंट एनक्लोज बाय द कर्व, जो एम्पेरिकल लूप है उसको कौन कौन एनक्लोज कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्शन हमें क्या लेना पड़ेगा, जैसे I3 अपोजिट है तो उसको हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो I1 प्लस I2 माइनस I3, ऐसे हम क्या लेंगे, नेट करंट लेंगे, ठीक है। हम जनरली साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं कि यदि क्रॉस है तो उसको हम क्या लेते हैं, अपना पॉजिटिव मानते हैं। साइन कन्वेंशन कोई दूसरा भी ले सकता है, कोई फर्क नहीं। और यदि इसका मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब क्या है कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड, ठीक है। और यदि बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब डॉट आपकी तरफ निकल रहा है, तो ऐसे साइन कन्वेंशन को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये चीजें याद रखने वाली चीज है, सेम साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, ये वाली चीज हो गई। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट अब हम क्या देख सकते हैं कि इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं, और मेन क्या है, ये वाला, ये जितने भी हमें दिख रहा है ये सब क्या है, हमारे पूरे एम्पेरिकल लूप है।
ओके तो यहां से क्या होगा, अब इसका हम क्या करेंगे, बीडीएल का यदि हम लाइन इंटीग्रल करेंगे, यही जो बीडीएल है यदि हम इसका लाइन इंटीग्रल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें एक पूरा सर्कल मिल जाएगा और इसके कारण क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां से मिल जाएगी। तो अब जब हमें समझ में आ गया कि पूरी टर्मिनोलॉजी क्या है यहाँ पे, तो अब क्या आएगा, मेन आएगी इसकी स्टेटमेंट, कि क्या स्टेटमेंट बोलती है हमारी, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखते हैं स्टेटमेंट के बारे में, अभी हमें पूरी टर्मिनोलॉजी समझ में आई, तो अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोलती है एम्पियर सर्किटल लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the line integral, क्योंकि स्टेटमेंट जानना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछेगा कि स्टेटमेंट बताइए क्या है, तो the line integral of magnetic field B vector around any closed path, closed path यहां पे क्या है, जो हमारा एम्पिरिकल लूप है, the line integral of magnetic field B vector around any closed path in vacuum is mu zero times, mu zero क्या है हमारा, परमिएबिलिटी, mu zero times the net current, नेट करंट जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, आई नेट से, नेट करंट आई नेट एनक्लोज्ड बाय द कर्व। कर्व मतलब क्या है, जो हम क्या लिए, एम्पिरिकल लूप लिए। तो ये लॉ बोलती है कि इस लॉ के हिसाब से लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, लाइन इंटीग्रल यदि हम मैग्नेटिक फील्ड का लें, बी लाइन इंटीग्रल इसलिए डीएल आ गया, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ क्या है यहाँ पे, वही जो एम्पिरिकल लूप है, इन वैक्यूम, वैक्यूम क्यों, क्योंकि ये वाली जो पूरी चीज हम कंसीडर कर रहे हैं, ये सब क्या है, बीच में क्या है, एयर है या वैक्यूम है, खाली जगह है, कोई भी मीडियम नहीं है, आप मीडियम होगा तो चेंज हो सकता है, तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, बीच में हम अपनी एयर कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, वो किसके बराबर होगा, इस म्यू जीरो टाइम्स द नेट करंट, एंड नेट करंट क्या हमारा, आई नेट एनक्लोज्ड बाय द कर्व। इसका मतलब यदि हम स्टेटमेंट लिखें तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल, तो इंटीग्रेशन का साइन लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल, ठीक है, लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं हम एक प्रकार से, तो लाइन इंटीग्रल का साइन और डीएल वेक्टर यहां पे वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू होगा म्यू जीरो टाइम्स आई नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द कर्व। तो ये क्या होती है हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आपको समझ में आया बी वेक्टर डीएल कैसे आया, क्योंकि हमें क्या ले रहे हैं, एम्पिरिकल लूप लेके यहां पे कर रहे हैं, छोटा छोटा हमने डीएल वेक्टर लिया, उसका भी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ ही है, और हमने एक बी यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ले ली बी डीएल, दोनों के बीच में cos थीटा होगा तो नॉर्मल वो आगे जाके बी डीएल ही बन जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, यदि इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो एम्पिरिकल लूप का लाइन इंटीग्रल करेंगे और वो बराबर होगा म्यू जीरो टाइम्स जितना करंट क्या हो रहा है, एनक्लोज हो रहा है इस एम्पिरिकल लूप के अंदर। मतलब यदि हमारा यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल केस में क्या था, हमारा एक ही करंट था आई नेट, तो उतना ही क्या है यहाँ पे, वही क्या होगा, म्यू जीरो इंटू क्या हो जाएगा, सिर्फ आई हो जाएगा, और डायरेक्शन हम मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे ले लेंगे। यदि अंदर में 3-4 करंट आता है, मान लीजिए सेम इसी केस में क्या होता कि अंदर में और करंट आ जाता, एक और करंट हो गया ऐसा यहाँ पे और एक और करंट हो गया, तो इस केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता। पहले हमारे केस में क्या था, सिर्फ एक ही करंट था, तो हमने ऐसे करके क्या किया, अपना राइट हैंड रूल लगा के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया, ये वाला जो एरो आपको दिख रहा है। मगर यदि 2-3 करंट अंदर हो जाता तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे हमारे लिए क्या रहता है, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना ही बस इंपॉर्टेंट होता है, तो डायरेक्शन का टेंशन यहाँ पे आप नहीं लेंगे यदि अंदर में 2-3 करंट आ जाता है। तो आप सीधा एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, तो म्यू जीरो टाइम्स जितना अंदर करंट एनक्लोज हो रहा है उसका आप क्या ले लेंगे,
एक प्रकार से सम ले लेंगे पूरे का, जैसा उसका डायरेक्शन है उस हिसाब से, तो क्या हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी। तो ये क्या बोलता है, यही बोलती है हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कैसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव कर सकते हैं। बीडीएल के बारे में हमने जान लिया कि कैसे हम उसको कर्व में निकालते हैं, और यही लॉ बोलती है कि वो क्या हो जाएगा, म्यू जीरो टाइम्स आई नेट, मतलब कितना करंट क्या हो रहा है अंदर एनक्लोज हो रहा है। सेम क्या होगा, ये उसके लिए भी लागू होगा जब करंट्स क्या हो, ऐसे फ्लो कर रहे हो। एक हमने टॉप व्यू देखा और एक हम क्या देख रहे हैं, एक प्रकार से साइड व्यू उसका देख रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा एम्पिरिकल लूप रहता है, या हम बोले एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, तो ये किसके लिए रहती है, हमारा एप्लीकेबल ओनली टू एम्पेरियन लूप। जो हमारी एम्पियर्स लॉ रहती है वो सिर्फ कहां अप्लाई कर सकते हैं हम, जहां जहां पे हम एम्पेरिकल लूप ले सकते हैं, बस वहीं पे हम उसको अप्लाई करते हैं। दूसरा सेकंड क्या आती है हमारी, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं, वो क्या होती है हमारी गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के जैसा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। गॉस लॉ कहां पे एप्लीकेबल होती थी, सिर्फ जहां पे हम क्या ले सकते हैं, गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। तो वहीं पे क्या होती थी हमारी गॉस लॉ, क्या होती थी, एप्लीकेबल होती थी, एप्लीकेबल टू गॉसियन सरफेस। और इसको हम जनरली कहां यूज करते हैं, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं, इसका तो यहां पे काम नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जगह रहता है। तो हमारे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या यूज करेंगे, एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे, जैसे हम गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है दोनों के बीच में क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन कंडीशन। आप बुक्स में देखेंगे तो वो आपको बोलेगा कि एम्पियर लॉ हम हर जगह लगा सकते हैं, और ये चीज सही है कि एम्पियर लॉ हम हर एक केस में लगा सकते हैं, बट जहां पे कुछ कंडीशन, तीन इसकी कंडीशन रहती है, वो कंडीशन यदि फॉलो हो रही है तो वहां पे आप एकदम रेडिली इस लॉ को लगा सकते हैं। बाकी जगह में लॉ लगाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा, बट थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। बट ये जो तीन कंडीशन के बारे में हम देखेंगे, यदि ये तीन कंडीशन हमें मिल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी एम्पियर लॉ लगा सकते हैं। तो देखते हैं वो क्या कंडीशंस रहती हैं। तो ये क्या था, हमारा बेसिक लॉ था कि लॉ का हम कैसे, जो एक्सप्रेशन रहता है उसका, वो उसको कैसे हम डिराइव करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसमें अलग अलग इसके फॉर्मुलेज आते हैं सरफेस को लेके, जैसे जैसे हम कंडीशन पे लगा रहे हैं वैसे वैसे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होगा हमारा, जब बी क्या रहे, बी इज टेंजेंट, बी इज टेंजेंट टू दी लूप, जो हमारा एम्पियरिन लूप लिए वो, एंड इज नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट। तो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या होगी, हम कहां पे लगा सकते हैं, जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, टेंजेंट रहे लूप के, नॉन जीरो रहे और कांस्टेंट रहे। तो सेम जो हमने पहली कंडीशन में देखा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट है, सेम यही वाला केस है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, नॉन जीरो भी रहे, एक तो क्योंकि बी की वैल्यू जीरो ना हो ये बोल रहा है, और कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट रहे का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं ये जो पूरा लूप है, इस पूरे लूप में यदि हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता था वहां पे प्रीवियस चैप्टर में, तो इस पूरे लूप में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आगे पीछे होगा तो वो हल्का सा क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, क्योंकि वो क्या होगा, अंदर करंट कितना एनक्लोज कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए फर्स्ट जो कंडीशन हमने देखी कि या तो बी टेंजेंट रहे लूप के, नॉन जीरो रहे मतलब उसकी वैल्यू जीरो ना रहे, और कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो बार बार, और अपने लूप में पूरा सेम रहे। तो फर्स्ट इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अपनी एम्पियर लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरी मेन कंडीशन क्या होगी जहां पे हम इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, बी इज नॉर्मल, बी इज नॉर्मल टू दी लूप। बी क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा है, नॉर्मल रहे रूप से। मतलब यदि ऐसा हम केस लेते हैं जहां पे इस पॉइंट पे बी क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। और थर्ड केस क्या होगा हमारा, जहां पे हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, बी वैनिशेस,
मतलब या तो बी जीरो ही हो जाए, तो वहां पे हम उस केस में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब बी की वैल्यू ही कुछ ना रहे तो क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो ऐसी जगह में हम क्या कर सकते हैं, एम्पिरिकल लूप ले सकते हैं। बाकी भी जगह में आप लगा सकते हैं, बट क्या होगी, आपको प्रॉब्लम होगी। इन तीन कंडीशन यदि ये फॉलो होगी तो आप इस जगह में क्या कर सकते हैं, एकदम आसानी से इस लॉ को लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट देखते हैं कुछ। तो हमने देखा कैसे हम एम्पियर सर्किटल लॉ को, उसका नॉर्मल से जो डेरिवेशन है उसको डिराइव करते हैं। मेरे को लगता है आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, नहीं भी आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। देखते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ हैज सेम कंटेंट एज द बायो-सेवर्ट लॉ। क्या रहता है, एक प्रकार से लगभग इसका कंटेंट जो रहता है सेम रहता है। मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड, बोथ ऑफ दिस रिलेट्स मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। दोनों क्या करते हैं, लगभग करंट और मैग्नेटिक फील्ड को ही रिलेट करते हैं। एंड एक्सप्रेस द सेम फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए स्टडी इलेक्ट्रिक करंट। और सेम फिजिकल कॉन्सिक्वेंस देते हैं, सेम हमें वैल्यू देते हैं किसके, जैसे इलेक्ट्रिक स्टडी करंट की मिलेगी हमें मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, लगभग दोनों सेम कंटेंट की है। आगे देखते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ होल्ड्स फॉर एनी लूप बट डज नॉट ऑलवेज फैसिलिटेट। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या करती है, सब सारे लूप के लिए क्या करती है, वो एक प्रकार से होल्ड करती है, बट हर बार एकदम यूजफुल नहीं होती। जहां पे सिमेट्री कंडीशन हमें अच्छे से मिल रही है, हमारी तीन कंडीशन फॉलो कर रही है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं ताकि इजी पड़े, ताकि मुश्किल ना हो। एम्पियर सर्किटल लॉ कैन बी कन्वीनियंटली अप्लाइड इन सिचुएशंस ऑफ हाई सिमेट्री। जहां पे हमें सिमेट्री ज्यादा मिलती है, हम आराम से अपना क्या ले सकते हैं, एम्पियर लूप ले सकते हैं। आगे जाके इसी वीडियो में हम देखेंगे सोलेनॉइड और टोरॉइड के बारे में। तो वहां पे क्या मिलता है, हमें सिमेट्री मिलती है, तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इजिली एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। टोरॉइड और जो सोलेनॉइड है उसमें क्या होता है, एकदम इंपॉर्टेंट रहता है, ये लॉ लगा के हम एकदम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो क्या होगा, दो सिमेट्री, दो हाई सिमेट्री की कंडीशंस कौन कौन सी होगी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड किसी स्ट्रेट वायर की, और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड और टोरॉइड की, जो हम इसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो हमने देखा एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में। अब हम क्या करते हैं, यही लॉ को यूज करके एक स्ट्रेट वायर का, एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं अपना टॉपिक नेम, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड का, किसका निकालेंगे हम, एक स्ट्रेट वायर का निकाल रहे हैं, ऑफ ए स्ट्रेट वायर क्या यूज करके निकालेंगे हम, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके। तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या करेंगे, हम अपने एक स्ट्रेट वायर का निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं कंडीशन। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक ऐसे स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लेते हैं, और ये कंडक्टिंग वायर में क्या होगा, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आई, ये क्या है, यहाँ पे करंट का हमारा डायरेक्शन है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड हम रूल यूज करना पड़ेगा। करंट कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा। मतलब यदि ये, इसको हम मान लेते हैं कि ये किस में है, एक्स वाई प्लेन में है हमारा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऑब्वियस ही बात है जेड प्लेन में होगी। मतलब ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ क्या हो रही होगी, घूम रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, हल्का सा एक एक्सिस को क्या करते हैं, मिस करके बनाते हैं। और हमें पता है कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन देगा हमें, ऐसा, मतलब ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये डायरेक्शन मिलेगा। तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा हमारा, एक प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, एम्पेरिकल लूप ले लेंगे। और उसके पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पॉइंट पी पे क्या करनी है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये पॉइंट पी है, एक स्ट्रेट वायर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या ले लेते हैं, एक अपना एम्पेरिकल लूप ले लेते हैं यहाँ पे, और उसको हम कैसा लेते हैं, हल्का सा सर्कल टाइप का।
एकदम सर्कल तो नहीं बनेगा वो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब हम इसको ऊपर से देखेंगे तब हमें वो सर्कल जैसा दिखेगा। तो हल्का सा हमने क्या किया, ओवल बनाया। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, ऐसा डायरेक्शन होगा। कर्ल्स फिंगर मेरा अंदर की तरफ हो रहा है, ऐसे देखे तो एक प्रकार से क्लॉकवाइज जाएगा। तो कैसा होगा इसका, एंटी क्लॉकवाइज इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो ये क्या हो गया, हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, पी पे ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसके सेंटर में क्या है, आई करंट है, तो एक नेमिंग दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ओ। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम ले लेते हैं अपना आर ले लेते हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखें यहाँ पे, तो वो कैसे होगी, जो डीएल होगा वो भी कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो एक प्रकार का टेंजेंट होगा। इस पॉइंट पे हम एम्पेरिकल लूप लिए, एक प्रकार का सर्कल है, तो डीएल मतलब एक छोटा सा लाइन एलिमेंट। वही हम जो अभी एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़े उसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। छोटा सा लाइन एलिमेंट इस जगह का, उसका डायरेक्शन भी फील्ड के डायरेक्शन के साथ होगा, तो ये क्या होगा, डीएल का डायरेक्शन होगा। डीएल वेक्टर इसी डायरेक्शन में रहता है जिस डायरेक्शन में जाएगा। और यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे होगी, टेंजेंशियल होगी। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डीएल का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन। यहां से हमें क्या दिख रहा है कि डीएल और बी के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 हो जा रहा है। मतलब cos थीटा 0 डिग्री हो जाएगा जब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सेम जैसे हमने प्रीवियस अभी वाले केस में देखा। ठीक है, सारा चीज हमने इंक्लूड कर दी इसमें। ओके, अब ये क्या है, इसको तो हम साइड से देख रहे हैं। इस डायग्राम को और क्लियरली समझने के लिए हम क्या देखते हैं, ऐसे देखते हैं। एक पहले हम क्या ले लेते हैं, एम्पेरिकल लूप ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो प्रोसेस से बनाते हैं पूरा। अब ये करंट क्या है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये हमारा जो कर्ल है वो। तो यदि हम इसको देखेंगे, तो हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, करंट हमारी तरफ आते हुए दिखेगा। ठीक है, तो यदि हम इसको ऊपर में देखें, मतलब इसका यदि हम टॉप व्यू देखें, तो हमें करंट कैसा दिखेगा, ऐसा डॉट दिखेगा। बिल्कुल ऊपर से हम इसको देख रहे हैं ऐसे टॉप व्यू, तो हमें करंट हमारी तरफ आते हुए दिखेगा यदि ऊपर से देखेंगे तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉट बना रहे हैं। ठीक है, किस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक पॉइंट पी है, वो पॉइंट पी तो ऐसा बाजू में ही रहेगा, ऊपर से भी देखें तो भी ये पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो जब हमें दिख गया तो अब हम क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे इस पॉइंट को कट करते हुए। और अब यहां पे क्या होगा, अच्छे से वो प्रॉपर सर्कल शो होगा। यहां पे क्या होगा, प्रॉपर सर्कल की तरह दिखेगा यहां पे। और सेम बाकी सारी डिस्टेंस भी वही है। ये करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, यहाँ पे आई करंट है जो हमारी तरफ आ रहा है। सेंटर्स को हमने ओ मान लिया है, इस पॉइंट को सेंटर में ही है ये वायर, और यहां तक का डिस्टेंस क्या है, हमारा आर। और सेम इस डायग्राम में भी हम क्या कर सकते हैं, अपने मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बारे में बना सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा डीएल, बाजू वाले डायग्राम जैसे ही। और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, टेंजेंशियली होगी, बी वेक्टर। तो एक उसका साइड व्यू है और एक क्या है, टॉप व्यू। तो ये हमने कौन सा व्यू देखा है इसका, टॉप व्यू। ओके, और ये दोनों क्या है हमारा, एम्पेरिकल लूप। एम्पेरियन बोले या एम्पियर लूप बोले, कुछ भी बोल सकते हैं आप। एम्पेरियन लूप, ये दोनों चीजें हमारी, ये जो दोनों लूप हमने यहाँ पे क्या लिया है, लिया हुआ है। ये वाला क्या फिगर है, इसका टॉप व्यू फिगर है। ओके, आपको डायग्राम समझ में आया, एक वायर में करंट दौड़ रहा है, उसमें एक पॉइंट पी के पास हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, बी और डीएल के बीच का यदि हम एंगल देखें, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड डीएल का, तो वो क्या हो जाएगा, cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो बी वेक्टर डीएल वेक्टर, ठीक है, तो ये क्या होगा, दो वेक्टर्स का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी डीएल cos 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों क्या है, सेम एंगल में। तो ये नॉर्मली क्या हो जाएगा हमारा, बी डीएल हम क्या लिख सकते हैं, इसको नॉर्मली लिख सकते हैं बिना वेक्टर फॉर्म को हटा के। ठीक है, अब हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलती है, तो हम क्या करेंगे, अब उस लॉ को यूज करेंगे। क्या बोलती है एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का बी वेक्टर डीएल, और ये हो गया उसका लाइन वेक्टर। ये जो साइन है यही लाइन इंटीग्रल का साइन है, डीएल लिखेंगे क्योंकि हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइन इंटीग्रल को शो कर रहा है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 टाइम्स, मतलब वो वैक्यूम में रखा है, एयर में रखा है, म्यू 0 टाइम्स नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप।
कितना नेट करंट लूप एनक्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कितना नेट करंट लूप एनक्लोज कर रहा है, सिर्फ आई करंट ही है, डायरेक्शन से तो अभी कोई लेना नहीं देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बीडीएल की वैल्यू लिखते हैं, जो हम दोनों क्या है, एक प्रकार के डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, अभी दोनों वेक्टर फॉर्म में, और इन लोग दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्या होगा, सिंपल बीडीएल ही होगा, क्योंकि कॉस तो 0 डिग्री दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, बीडीएल, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, और इंटीग्रेशन का साइन यहां पे रहेगा लाइन इंटीग्रल का, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो अभी नहीं किए, इक्वल टू म्यू 0 आई, ये वैल्यू रहेगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, बी को बाहर ले लेंगे, क्योंकि बी तो कांस्टेंट रहेगा उस पूरे लाइन में, पूरे इंटीग्रल में, उस पूरी लाइन में तो बी की सेम वैल्यू आएगी, इस पूरे कर्व में यहां पे पूरे में बी की क्या होगी, सेम वैल्यू आएगी, तो इसलिए हमने उसको बाहर ले लिया। क्या होगा, सिर्फ लाइन इंटीग्रल होगा किसका, डीएल का, इक्वल टू म्यू 0 आई। अब क्या है, ये डीएल हमने क्या लिया है, छोटा छोटा एलिमेंट लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमने प्रीवियसली देखा अपने एम्पियर्स लॉ में छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं। इस छोटे ऐसे एलिमेंट को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो वो क्या बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा, और पूरे सर्कल की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई आर, वही उसका सरकमफेरेंस होता है, तो वही क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी यदि मैं डीएल का लाइन इंटीग्रल करता हूं। तो क्या आ जाएगी मेरे पास एक्सप्रेशन, बी इंटू ब्रैकेट में 2 पाई आर, यदि मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई। ये मिल जाएगा मेरे को एक्सप्रेशन, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, सिंपल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू 0 आई बाई 2 पाई आर। ये क्या आ गया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर का। ये एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया। अब आप देखें, जो लोग प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे वो उनको याद आ रहा होगा कि सेम बायो-सेवर्ट लॉ से भी हमने यही एक्सप्रेशन निकाला था, मगर वो किस केस के लिए था, वो जो हमारा केस था वो किसके लिए था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के केस में जब हमने बायो-सेवर्ट लॉ लगाई थी प्रीवियस लेक्चर में, तो हमारा यही एक्सप्रेशन आया था। नॉर्मल हम वायर ले रहे थे तो क्या आ रहा था, हमारा ये एक्सप्रेशन आ रहा था। तो आप देख सकते हैं यहां पे क्या है, लॉन्ग मतलब वायर की लेंथ का तो कोई केस बोल ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये जो वायर की लेंथ है इससे तो कोई हमें टेंशन लेना ही नहीं है, वायर की लेंथ भले इन्फिनाइट रहे, मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनाइट नहीं आएगी, यही हम आगे स्टेटमेंट में देखेंगे। तो यहाँ पे लेंथ का कोई रोल ही नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है, सेम हमने यही एक्सप्रेशन भी बायो-सेवर्ट लॉ से भी निकाला है प्रीवियस लेक्चर में। कब, जब हमने इन्फिनाइट लॉन्ग वायर का केस लिया था, उस केस में पाई/2 की वैल्यू हमने रखी थी, sin 90 290 था, 1 हो गया था 4 था, जब नॉर्मल वायर रहता है तो आप प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हैं, तो वही एक्सप्रेशन आता है जो हम बायो-सेवर्ट लॉ से निकालते हैं। बट इसमें क्या आया, एकदम आसानी से आ गया हमारा। ओके, तो ये क्या था हमारा एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर का केस, कि इस केस में हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो फ्रॉम द रिजल्ट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैन बी डिराइव। जो हमने अभी रिजल्ट निकाला उससे हम कुछ पॉइंट्स के बारे में देख सकते हैं। फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, द मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज सेम इन द मैग्नीट्यूड। मतलब क्या होगी, रेडियस आर पे, यदि मैं एक पर्टिकुलर आर पे रेडियस ले लूं तो इस पूरे रेडियस में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। ये चीज तो हम समझ रहे हैं, और किसी चीज से वो वेरी नहीं कर रही है। एक पर्टिकुलर आर में पूरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेम जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस लेते थे, उस पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती थी, वैसा ही एक चीज। ठीक है, द मैग्नीट्यूड अराउंड, आगे देखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए वायर पोजेस सिलेंड्रिकल सिमेट्री। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, एक वायर के अक्रॉस क्या है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री बना रही है। ऑब्वियस ही बात है, एक पर्टिकुलर रेडियस पे उसकी पूरी वैल्यू सेम है, तो कैसे बोलेंगे हम, एक मतलब एक कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी, सिलेंड्रिकल सिमेट्री बना रही है। बिल्कुल सिलेंड्रिकल सिमेट्री बना रही है, दोनों तरफ सेम है, सिलेंडर जैसा। बिल्कुल ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स और, तो द फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज टेंजेंट। मैग्नेटिक फील्ड का यदि हम डायरेक्शन देखें किसी भी पॉइंट में सर्कल में, तो वो कैसा है, टेंजेंट की तरफ है। हमने देखा है, देख सकते हैं हम वहां जाके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, टेंजेंट है। ये देखिए टेंजेंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड पूरा दोनों तरफ। बिल्कुल
तो ये चीज तो हम देख ही रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ में वैसे ही लिए थे हमने। टेंजेंट टू इट द लाइन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ tangent to it full stop the lines of constant magnitude of magnetic field forms concentric circles। तो जो लाइंस होगी मैग्नेटिक फील्ड की जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वो कैसा बनाएगी, एक प्रकार से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी। सेम जैसे हम ऊपर वाला डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रही है। तो ये उसी के जैसा है सेम, जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या देखा था, ऑसवर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा था कि यदि हम आयरन फिलिंग्स को एक वायर स्ट्रेट में करंट बह रहा है और उसके जेड डायरेक्शन में फिल करें तो वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा अपने आप को अरेंज कर लेती है। कंपास की नीडल क्या होती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसी हो जाती है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है। तो वो क्या है, इसी का एक प्रकार से थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो हमने वहां पे पढ़ा था। द सर्कुलर लाइंस आर कॉल्ड, जो सर्कुलर लाइंस जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रही है उनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। जैसे हमने प्रीवियसली क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा था, तो इसी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इवन थ्रू द वायर इज ऑफ इनफिनाइट लेंथ। यहां पे हमने जो केस पढ़ा इसमें हमने वायर की लेंथ के बारे में कोई बात नहीं करी, तो हम क्या मान ले रहे हैं, एक प्रकार से एज्यूम कर ले रहे हैं कि वायर इनफिनाइट लेंथ का है। द फील्ड ड्यू टू इट एट ए नॉन जीरो डिस्टेंस, इसी इनफिनाइट वायर के कारण फील्ड एक नॉन जीरो डिस्टेंस पे, नॉन जीरो डिस्टेंस पे मतलब वायर से कुछ दूर, आर की कुछ वैल्यू होगी वहां पे, ठीक है, इज नॉट इनफाइनाइट। तो जो फील्ड है एक नॉन जीरो डिस्टेंस पे मतलब आर की कुछ वैल्यू में वायर के आसपास जो हमने लिया है वो इनफिनाइट नहीं है, फील्ड मतलब फाइनाइट है, एक प्रकार से इनफिनाइट नहीं है, भले वायर क्या है एकदम इनफिनाइट है। तो ये सब क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने के लिए। ओके, अब हमने अपने पहले लेक्चर में ऐसा ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा था, यही चीज हमने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में देखी थी जब हम इस चैप्टर को शुरू कर रहे थे इंट्रोडक्शन के टाइम में, कि जो सबसे पहले हांस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड थे उन्होंने ही सबसे पहले क्या किया, 200 साल 201 ईयर्स पहले क्या किया, उन्होंने दोनों को यूनिफिकेशन दिया कि दोनों सेम है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, दोनों सेम है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो सेम एक वायर, ये डॉट है मतलब वायर करंट हमारी तरफ आ रहा है और एक्स है मतलब करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो देखें एक प्रकार से टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड जैसा ये लोग अपने आप को अरेंज कर ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा। और ये डायग्राम कैसा है, आयरन फिलिंग्स यदि हम पुट कर दें, डॉट है मतलब करंट हमारी तरफ आ रहा है, तो पूरी आयरन फिलिंग्स क्या हो जाएंगी, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह अपने आप को क्या कर लेगी, अरेंज कर लेगी। तो द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट वायर प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन टू ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। तो जो अभी हमने डिराइव रेलिवेशन मतलब जो हमने अभी चीज डिराइव करी वो क्या देता है, एक प्रकार से थ्योरेटिकल मतलब एक्सप्लेनेशन देता है जो ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। वहां पे हमने नहीं पढ़ा था इस बारे में क्योंकि वहां पे इंट्रोडक्शन हम देख रहे थे, तो यहाँ पे हमें क्या हो रही है, वही चीज समझ में आ रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखते हैं, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे एक न्यूमेरिकल आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। A straight wire carrying a current of 3 एम्पियर, एक स्ट्रेट वायर है जो 3 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। मतलब आर की वैल्यू क्या दी है, 15 सेंटीमीटर दी है, उसके अवे हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी गिवन वैल्यूज लिखेंगे। क्या क्या गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, करंट की वैल्यू दी है, आई कितना 3 एम्पियर है, और कितने डिस्टेंस पे निकालना है उस स्ट्रेट वायर पे उसकी वैल्यू दी है, मतलब आर दिया है। आर की वैल्यू कितनी दी है हमें, 15 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, मीटर में चेंज कर लेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल अपना एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। तो क्या एक्सप्रेशन हमने निकाला था, एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर का, B इज इक्वल टू μ0 I बाई 2 पाई R। ये एक्सप्रेशन निकाला है, अभी हमने डिराइव किया एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर का। सिंपल इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, μ0 की वैल्यू, μ0 की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 परमिएबिलिटी की। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी और अभी तक तो याद हो जानी चाहिए क्योंकि अब इतने बार इस वैल्यू को पुट करेंगे कि आपको वो बार बार याद हो जाएगी। इंटू आई की वैल्यू देखें तो कितना है 3 एम्पियर, डिवाइड बाय नीचे क्या है 2 पाई है, और इंटू आर, आर कितना दिया है हमारा 15 इंटू 10 टू द पावर -2। देखते हैं क्या क्या कैंसल आउट हो जाता है।
पाई और पाई कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये भी कैंसल आउट हो गया, 3 1 जा 3 5 जा 15। ओके, और उसके बाद 10 टू द पावर -2 है और यहां पे क्या है -7 है, तो ये 10 टू द पावर -2 को पूरा कैंसल आउट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बच रहा है हमारे पास 2/5 और ऊपर में क्या है इंटू 10 टू द पावर -5 है, ये बच रहा है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, B इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -5 बचा हुआ है -5 टेस्ला, या एक और तरीके से लिख सकते हैं हम B इज इक्वल टू 4 को नॉर्मल लिख देते हैं, 4 इंटू और एक जब नॉर्मल लिखे तो यहाँ पे एक माइनस लेना पड़ेगा, 10 टू द पावर -6 टेस्ला। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, भी नॉर्मल सा एक्सप्रेशन यूज करके। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोलेनॉइड के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या होता है सोलेनॉइड। हमने क्या पढ़ लिया, एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ लिया, एक नॉर्मल स्ट्रेट वायर के लिए निकाल लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सोलेनॉइड और टोरॉइड। देखते हैं क्या होता है सोलेनॉइड और टोरॉइड। तो सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड इज एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर। क्या है, इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर है। इंसुलेटिंग मतलब उससे कोई भी चीज, मतलब इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज नहीं होगा, उसके अंदर ही रहेगा। क्लोजली बाउंड इन दी फॉर्म ऑफ हेलिक्स। क्लोजली फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ हेलिक्स मतलब, और आगे देखते हैं, इट्स लेंथ इज वेरी लॉन्ग एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। और उसकी लेंथ क्या रहती है, बहुत लंबी रहती है एज कंपेयर टू उसका डायमीटर। तो क्या होगा, एक वायर लेंगे बहुत लंबा सा और उसको हम क्या करेंगे, ऐसे बाउंड कर देंगे, ऐसे बाउंड कर देंगे हेलिक्स में। हेलिक्स का मतलब क्या होता है, आप स्प्रिंग देखे होंगे, हेलिकल स्प्रिंग, तो वो कैसे रहती है हेलिकल स्प्रिंग, ऐसे ऐसे रहती है। हेलिकल स्प्रिंग के बारे में देखे होंगे, पूरी कनेक्टेड रहती है, ऐसे दबाएंगे क्योंकि वो स्प्रिंग के हर जो सर्कल्स रहते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो ऐसा वो कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, यदि वो हेलिकल रहेंगे तभी वो कनेक्ट हो पाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके जाएंगे तभी। तो सेम यही क्या होता है, ऐसे ही क्या होता है हमारा सोलेनॉइड रहता है, जो सेम ऐसे ही बाउंड रहता है, पूरे वायर्स इंसुलेटिंग रहते हैं। ऐसा रहता है कि वो पूरा एक प्रकार से रिंग जैसा दिखता है, वायर के पूरे रिंग जैसा। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा सोलेनॉइड होता है। और इसकी जो लेंथ होती है, मतलब जो इसकी लंबाई होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू, यदि हम इसके डायमीटर के बारे में बात करें, यदि इसके हम डायमीटर के बारे में बात करें तो उस कंपैरिजन में इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है। मतलब ऐसे 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 करके पूरा रिंग टाइप बहुत बड़ा सा रहेगा सोलेनॉइड। अब टोरॉइड टोरॉइड कैसा रहेगा, यदि इसी सोलेनॉइड को हम एक प्रकार का क्या बोलते हैं, टोरॉइड क्या होता है, एक प्रकार का एंडलेस सोलेनॉइड होता है। मतलब यही जो हमारा सोलेनॉइड है, ऐसे वायर को हमने राउंड 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 करके, बीच में होल है, बीच में क्या है, खाली है पूरा हिस्सा उसमें, जैसे यहाँ पे बीच में आपको खाली दिख रहा है। तो इसी सोलेनॉइड को यदि मैं ऐसा पूरा एक रिंग बना दूं, पूरा जोड़ दूं, तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रकार का सर्कुलर रिंग बन जाएगा जिसमें पूरा ऐसे वायर लपटा हुआ रहेगा। वही क्या होता है, हमारा टोरॉइड होता है। तो अ टोरॉइड इज ए होलो सर्कुलर रिंग, या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, एक होलो सर्कुलर रिंग है ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटिंग टर्न्स ऑफ मेटेलिक वायर आर क्लोजली वुंड, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटिंग वायर्स रहते हैं। तो यदि हम इसको देखें कि टोरॉइड कैसा होगा, तो टोरॉइड कैसा रहता है, एक ऐसे होलो रिंग रहेगी और इसमें क्या होगा, पूरा वाउंड रहेगा, या सिर्फ वो वाउंड में ही रहेगा। तो ऐसे करके पूरा इसमें ऐसे करके बाउंड रहेगा। मतलब एक सोलेनॉइड को यदि हम ऐसा पूरा सर्कल बना दें तो वो टोरॉइड बन जाएगा। ये ऐसे, ये चीजें क्यों यूज करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए यूज करते हैं ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, insulating terms of metallic wire are closely bound. The solenoid and toroid are the two equipments which are used to produce magnetic fields. ये क्या रहते हैं, दो प्रकार के इक्विपमेंट्स रहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। आप गाड़ी के अंदर भी देखे होंगे, यदि आप उसका एक CDI करके रहता है, उसको खोल के भी देखेंगे तो उसमें देखिएगा आप ऐसे रिंग, पूरा वायर्स पूरे वुंडेड रहते हैं एक रिंग में, तो वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इन टेलीविजन
वी यूज ऑफ सोलोनॉइड। हमारे घर में जो टेलीविजन रहते हैं पुराने टाइप वाले, उसमें हम सोलोनॉइड यूज करते थे क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए, जो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करेगी, तभी हमारी पिक्चर ट्यूब में पिक्चर अच्छे से आती है। टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्लेक्ट करने के लिए, किसमें, पिक्चर ट्यूब में, टेलीविजन में हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं सोलोनॉइड को। और देखते हैं टोरॉइड जो रहता है वो किसमें यूज होता है, सिंक्रोट्रॉन में। टोरॉइड इज यूज्ड इन ए डिवाइस सच एज सिंक्रोट्रॉन। सिंक्रोट्रॉन क्या रहता है, बहुत बड़ा सा डिवाइस होता है, बहुत ही बड़ा होता है, फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा होता है। सही माने में बोला जाए तो ये एक प्रकार का क्या रहता है, पार्टिकल एक्सेलरेटर रहता है। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इतनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इतना फास्ट मूव करने लग जाता है कि वो एक्सरे देने लग जाता है। किसी एक पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियस ही बात है, जब चार्ज मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता तो चार्ज और तेजी से मूव करने लग जाएगा, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वही क्या होता है, सिंक्रोट्रॉन बहुत बड़ी डिवाइस होती है, एक पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसी, जैसे एक फुटबॉल फील्ड है उतनी बड़ी डिवाइस होती है, इन विच हाई मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, which is generated by either a toroid or combination of both solenoid और toroid। और हम उसका दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, सोलोनॉइड और टोरॉइड। तो जहां पे भी पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है, बहुत सारी जगहों में आप डिस्कवरी में देखे होंगे, उन सब जगहों पे ये सब चीजें यूज होती है, जहां पे हमें बहुत मैग्नेटिक फील्ड पैदा करनी है। बोथ सोलोनॉइड एंड टोरॉइड हैव सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। दोनों में क्या रहता है, सिमेट्रिकल ज्योमेट्री रहती है, जो क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए, क्योंकि उसी जगह में हम लगा सकते हैं जहां सिमेट्री मिले हमें, सिमेट्रिकल शेप। देयरफॉर वी कैन अप्लाई एम्पियर्स लॉ कन्वीनियंटली टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों के केस में हम क्या कर सकते हैं, एकदम आराम से एम्पियर लॉ लगा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो वही हम करेंगे, सोलोनॉइड और टोरॉइड में क्या करेंगे, अपना एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ओके, देखते हैं उसी बारे में। तो फर्स्ट हम देखते हैं सोलोनॉइड के बारे में कि कैसे हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनॉइड। सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखते हैं। तो यदि हम देखें कि सोलोनॉइड क्या होता है, तो लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर, क्या होता है, वायर्स का क्या होता है, ऐसा कॉइल होता है जो कैसा रहता है, एकदम हैविंग क्लोजली पैक्ड, हैविंग क्लोजली पैक्ड लूप्स रहते हैं। डायग्राम में भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या होगा, लॉन्ग वायर का कॉइल होगा जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे लूप बने होंगे, और लूप एक दूसरे के साथ क्या रहेंगे, एकदम चिपके हुए रहेंगे। तो ऐसे जो ऐसा रहेगा लॉन्ग वायर जो एकदम वाउंड है, वाउंड होकर ही वो पूरा सर्कल बना दे रहा है एक प्रकार का, और इसी को हम क्या बोलेंगे, सोलोनॉइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलोनॉइड बोलते हैं। यदि अब हम इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इसकी कैसी रहती है, तो कैसी रहती है, जस्ट एक बार मैग्नेट टाइप से रहती है, लाइक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट देखे होंगे आप, काले लाल रंग का रहता है, एक बार जैसा रहता है ऐसे करके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला। तो बार मैग्नेट का मीनिंग यहां पे क्या होगा, मतलब कैसा, नॉर्थ एंड साउथ पोल जैसा। किसकी किसकी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड रहती है, सोलोनॉइड। सेम वो क्या करता है, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है सोलोनॉइड, जैसे एक नॉर्मल बार मैग्नेट बनाता है, और जिसको आपने देखा भी होगा, रेड ब्लैक रंग का रहता है वो। ओके, अब डायग्राम बनाते हैं इसमें। तो इसमें हमें 3 डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट वाला डायग्राम बनाते हैं हम, कैसे रहेंगे, कॉइल्स ऐसे ऐसे पूरे वाउंड रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं इसका। ये क्या रहेंगे, कॉइल्स पूरे, जो क्या रहेंगे, पूरे क्लोजली बाउंड रहेंगे, ऐसा एकदम क्लोजली बाउंड रहते हैं। मतलब मैंने तो थोड़ा डायग्राम में हल्का सा बड़ा बना दिया, बट वो एकदम इतने पास पास रहेंगे कि दोनों के बीच में गैप भी नहीं रहेगा। तो ऐसा क्या रहता है, सेम अपना क्या रहता है, सोलोनॉइड रहता है। और इसमें करंट कैसे होगा, ये जो वायर्स हैं
ये क्या रहेंगे, इंसुलेटेड रहेंगे। इंसुलेटेड मतलब यदि दो वायर्स एक दूसरे के साथ चिपके होंगे तो उनके आपस में करंट शेयर नहीं होगा, करंट पूरा घूम के ही ट्रेवल करेगा। यहाँ ये वायर्स क्या रहते हैं, इंसुलेटेड रहते हैं। मतलब यदि हम करंट देखें तो करंट कैसे जाएगा, आई इसमें जाएगा, पूरा ऐसे मूव करते हुए बीच से किसी से, क्योंकि दोनों वायर चिपके हुए रहेंगे तो बीच से ट्रांसफर नहीं करेगा क्योंकि वायर्स पूरे इंसुलेटेड रहेंगे। हमारा मेन मकसद क्या है, यहाँ पे जो वायर्स में से करंट पूरा फ्लो करेगा कॉइल में, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड हमारा मेन मुद्दा है यहाँ। तो बीच में क्या रहेंगे, पूरे चिपके रहेंगे और इंसुलेटेड रहेंगे ताकि आपस में क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड इधर उधर ना जाए। ठीक है, एक बीच में इसका एक्सिस रहता है, बीच में क्या है, पूरी खाली जगह है। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, एयर कोर्ड है। मतलब इसके कोर में एयर डली हुई है पूरी, और कुछ डालेंगे मटेरियल तो उससे हमें अलग इफेक्ट मिलेगा, वो हम क्या पढ़ेंगे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक प्रकार का क्या है, ये एयर कोर्ड है। एयर कोर्ड मतलब पूरा अंदर में क्या है, इसमें पूरी एयर है। अब यदि हम इसके बाहरी तरफ की बात करें, आउटसाइड की बात करें, तो सोलोनॉइड के आउटसाइड में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। ये आउटसाइड एरिया में बात करें तो यहां पे क्या होगा, आउटसाइड में B इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। थोड़ी सी रहती है बट वैनिश हो जाती है। तो हम लगभग अपने एनालिसिस के लिए क्या मानते हैं कि सोलोनॉइड के आउटसाइड में क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड पूरी जीरो है। तो आपको विजिबल है बिल्कुल, ओके। और अंदर में क्या रहती है, अंदर में मेन मैग्नेटिक फील्ड रहती है, जो हमें क्या मेन क्या चाहिए रहती है जो। ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड हमने लिखा, अब नॉर्मल लिख देते हैं। तो बाहर में क्या होगी, B इक्वल टू जीरो होगी यहाँ पे, और यहां बाहर में भी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। सिर्फ अंदर की मैग्नेटिक फील्ड से क्या रहता है, हमारा लेना देना रहता है, और उसी से हमें क्या होता है, फायदा होता है। ओके, अब यहाँ पे जो ये कॉइल्स जो टर्न्स हैं, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एन बोलते हैं। एन क्या होगा, नंबर ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं मैं N0, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन एक टर्म हम डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है पर यूनिट लेंथ में। मतलब यदि इसकी पूरी लेंथ क्या है, L है, तो मान के चलते 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। तो एन क्या बताएगा, एक सेंटीमीटर में कितने टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में उसकी मतलब टोटल यदि 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यदि इसकी लेंथ है तो एक सेंटीमीटर में कितने टर्न्स है, वही क्या बताता है, एन यहां पे क्या करता है, डिनोट करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये टर्मिनोलॉजी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या होती है, न्यूमेरिकल्स बनाने में काम आती है। और हमारा मेन मकसद क्या रहता है, यहाँ पे इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड निकालना, यहाँ की यही जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसी को हम कैलकुलेट करते हैं कितनी होगी, और यही क्या रहती है, हमारे लिए यूजफुल रहती है, और यही क्या करती है, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करती है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है वही बताती है। अब यदि हम इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो ये जो पोर्शन है, जो एक्सिस है, ये एक प्रकार की क्या है, इनसाइड पोर्शन ही है इसका। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसे होगी, magnetic field is uniform and parallel किसके पैरेलल होगी, टू सोलोनॉइड एक्सिस। जो बीच की यदि हम इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है और पैरेलल रहती है सोलोनॉइड एक्सिस के। मतलब ये ऐसे ट्रेवल होगी। यहाँ मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी कैसे ट्रेवल होती है। तो मेन अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसके मतलब जो एयर कोड वाले एरिया है, एकदम सेंटर में मेन मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो वो कहती है यूनिफॉर्म होती है और एकदम पैरेलल होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होती। ठीक है, अब इसके ऊपर हम एनालिसिस कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये क्या है, वायर के टर्न्स है। तो यदि हम इसको साइड से देखेंगे तो हमें एक आधा सेमी सर्कल दिखेगा। तो वायर ऐसे निकल के अंदर अंदर जा रहा है, ऐसे एक तरफ से निकल रहा होगा, एक तरफ से क्या हो रहा होगा, अंदर जा रहा होगा। तो कैसे इसको हम एनालिसिस करते हैं देखते हैं। तो 3 डायग्राम की हमें इसमें यूज करेगी पूरा समझने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पे बनाते हैं एक ये वाला गोला, 2 3 4, यहां से क्या है, डॉट लेते हैं हम। इसका मतलब क्या है, इन जगहों से वायर निकल रहा है बाहर की तरफ। डॉट का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है वो क्या हो रही है, आपके तरफ आ रही है, जेड एक्सिस में, बोर्ड एक्स वाई एक्सिस में ऐसा वायर निकल रहा होगा।
और ऐसा निकल के क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, वो अंदर जाके यहां पे इस जगह में ऐसे घुस जा रहा है। तो इसको एनालिसिस करने के लिए हम ऐसा लेते हैं, मतलब जो वायर होगा, यदि हम सोलोनॉइड का वायर बोले तो वो कैसा निकल रहा है, ऐसा ऐसा निकल के जा रहा है। मतलब देखे तो ये ऐसा इधर से निकला और यहां पे क्या हो गया, एंटर कर दिया। सेम ऐसा ही होगा, वहां से निकल के मतलब इस ओ पॉइंट डॉट वाले पॉइंट से निकल के अंदर चले जा रहा है, बोर्ड से यहां से निकल रहा है और यहां से अंदर चले जा रहा है। ऐसे ही तो हम इसको देख सकते हैं, बिल्कुल इजी डायरेक्शन, इसीलिए तो हम लेते हैं। तो ऐसा क्या होगा, इसमें वायर होगा। अब यदि हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो बीच की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी रहेगी, ऐसी। ये क्या होगी, उसकी सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड, जो क्या रहेगी, लगभग यूनिफॉर्म रहेगी और पैरेलल रहेगी किसके, सोलोनॉइड एक्सिस के। और बाहर में क्या रहती है, लगभग मैग्नेटिक फील्ड क्या रहती है, जीरो ही रहती है। बाहर में यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो वो बहुत ही कम रहती है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, लगभग जीरो ही मान लेते हैं। ऐसे ही जाएगी ये। तो इसलिए बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को हम एनालिसिस में नहीं लेते। तो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, जैसे आप ऑरेंज वाली लाइन देख रहे हैं, सेम वैसी ही होती। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक एम्पिरिकल लूप लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बनाते हैं, सोलोनॉइड का एक एक्सिस लेते हैं, पहले तो एक सिलेंडर लेते हैं, क्योंकि सोलोनॉइड जो वाउंड रहेगा वो एक प्रकार का बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ वायर बाउंड करके ही वो पूरा बना रहा है सोलोनॉइड, याद रखिएगा। कोई बेस वेस नहीं है इसका कि किसी के ऊपर हम इसको बांध रहे हैं, कुछ नहीं है, अंदर पूरी खाली जगह एयर्ड कोड है। तो एक प्रकार से क्या होगा, वो सोलोनॉइड ही खुद एक प्रकार से क्या बनाएगा, ऐसा एक सिलेंडर बनाएगा बिल्कुल अपने कॉइल्स के कारण ही, जिसमें क्या हो रहा है, कॉइल ऐसे टर्न्ड हो रहे हैं, तो बीच का हमने इधर से लेके यहां तक का पोर्शन ले लिया, तो वो एक प्रकार से सिलेंडर दिखेगा, किसी के ऊपर वाउंड नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर कैसे पॉइंट्स रहेंगे देखते हैं। तो यहां से क्या होंगे, पूरे वायर्स निकलेंगे आपकी तरफ जेड एक्सिस में, बिल्कुल ऐसे यहां से निकलेगा और नीचे की तरफ क्या होगा, अंदर जाएगा वायर। ये साइन कन्वेंशन हम इसीलिए तो लेते हैं ताकि जेड एक्सिस की चीजों के बारे में हमें पता चल पाए, क्योंकि हम 2 एक्सिस से ज्यादा की चीजें तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे यहां से वायर निकलेगा और ऐसे अंदर की तरफ जाते रहेगा, पूरा वाउंड रहेगा एकदम क्लोजली। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लेंगे, एक एम्पेरिकल लूप लेंगे, और वो एम्पेरिकल लूप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, ऐसे हम यहां पे लेते हैं किसी तीन के बीच में सेंटर तक। ये जो हमने लिया है इसको क्या करते हैं, हम नेमिंग दे देते हैं, एकदम आपको दिख रहा है सारी चीजें, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाली चीज को हमें पता है इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, तो इस डाटा को हम क्या करते हैं, हल्का सा हटा देते हैं, पैरेलल रहेगी एक्सिस के और वो रहेगी। ठीक, तो अब ये डायग्राम हमें क्लियरली दिखेगा। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, हमारा एल रहेगा। ये डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, एक लेंथ को हम एज्यूम कर लेंगे, ये हमारा एल। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं। यहां पे जो हमने लिया है ये क्या है, एक प्रकार का एम्पेरिकल लूप तो लिया है हमने, मगर ये लूप रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है, याद रखिएगा। तो लूप की नेमिंग कर देते हैं हम पी क्यू आर एस। इस केस में हम जो एम्पेरिकल लूप लेंगे, सिमेट्री के कारण रेक्टेंगुलर लेंगे, क्योंकि यहां पे सिमेट्री अभी हमें समझ में आएगी। तो यहां पे हमने क्या लिया, एक एम्पेरिकल लूप लिया जो क्या है, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। तो ये क्या है, एम्पेरिकल लूप है जो कैसा है, या हम अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, एम्पेरिकल रेक्टेंगुलर लूप। ये क्या है हमारा, जो आपको दिख रहा है ऑरेंज रंग का, वो क्या है, हमारा एम्पेरियन लूप है यहाँ पे, जिसको हमने लिया है। और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है, हर एक साइड की लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बट एक प्रकार का रेक्टेंगुलर बोल रहे हैं हम, जिसकी हर साइड की लेंथ क्या है, एल है। या हमें सिर्फ यही साइड की लेंथ काम आएगी, याद रखिएगा, ये दोनों की लेंथ काम ही नहीं आएगी, देखेंगे, बट फिर भी रेक्टेंगुलर है, एक साइड की लेंथ क्या है, एल है, इसी साइड, बाकी साइड की लेंथ क्या होगी, हमारे काम ही नहीं आएगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहां पे एक चीज समझ लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखिएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पूरी पैरेलल है। यहां पे हमने अभी वही लिखा था, पैरेलल है और यूनिफॉर्म है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूरी ऐसी है, याद रखिएगा। इस केस में ये है मैग्नेटिक फील्ड,
ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा। तो एंगल इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। इसके अंदर से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है सोलेनोइड के अंदर से, ठीक है। अब करते हैं हम क्या, यहाँ पे एम्पियर सर्किट का लॉ लगाते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे क्या, लाइन, एम्पियर सर्किटल लॉ का आधा पार्ट क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, और इस तरफ क्या रहता है, म्यू जीरो आई नेट की कितना करंट वो एनक्लोज कर रहा है। तो हम एक साइड को पहले हम देखते हैं, तो क्या होगा, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल किसका लाइन इंटीग्रल लेंगे हम, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख देते हैं वेक्टर बी ओवर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ के लिए लेते हैं, यही एम्पियर सर्किटल लॉ बोलती है, ओवर क्लोज्ड पाथ, और वो पाथ कौन सा है हमारा, पी क्यू आर एस, जो हमने एम्पेरिकल रेक्टेंगुलर लूप लिया है यहां पे, ठीक है। तो करते हैं लाइन इंटीग्रल इसका, तो कैसे होगा, लाइन इंटीग्रल का साइन कितने में करेंगे, पी क्यू आर एस पूरा, पी क्यू आर एस, लाइन इंटीग्रल पूरे का करेंगे हम, छोटे छोटे लाइन एलिमेंट लेते हैं इसमें, तो वो पूरा होगा एक प्रकार से, याद रखिएगा, ठीक है। पी क्यू आर एस छोटे छोटे लाइन एलिमेंट सब में होगा, तो पी क्यू आर एस पूरे का हम लाइन इंटीग्रल करेंगे यहां, तो वो पूरा बनाएगा। लाइन इंटीग्रल पी क्यू आर एस क्या होता है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, और सेम जो भी डायरेक्शन होगा, यहां पे भी जो लेंथ छोटा सा एलिमेंट है वो भी एक वेक्टर फॉर्म में ही होगा, तो इक्वल टू क्या होगा, वो इंटीग्रेशन नॉर्मल, एक एक लाइन का इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि यहां पे 4 लाइंस हो रही है। तो फर्स्ट लाइन कौन सी आएगी हमारी, पी क्यू, कैसा कैसा, पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी, हर एक एक लाइन का हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। ओवरऑल क्या आएगा, पूरे एम्पेरिकल लूप का वो लाइन इंटीग्रल आएगा। तो इंटीग्रेशन पी से क्यू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर एक में आया, प्लस इंटीग्रेशन दूसरा क्या है हमारा, क्यू से आर है, क्यू से आर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस अगली कौन सी लाइन आ रही है हमारी, आर से एस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, चालो करी करेंगे, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, आर एस हो गया, अब क्या बचा, एस पी, तो और क्या रहेगा साथ में, प्लस यहां पे लिख लेते हैं हम, प्लस इंटीग्रेशन एस पी, लास्ट वाली टर्म कौन सी है हमारी, एस पी है, तो उसको ले लेते हैं, एस पी बिल्कुल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, सबका एक एक करेंगे। अब देखते हैं यहां से सबके बारे में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं जो सीधा सीधा वाला है, मतलब जो लाइन है वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री, क्योंकि वो वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूरा ऐसे, और उस जगह में बी और डीएल जो है ये दोनों क्या होंगे, डॉट प्रोडक्ट होंगे। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट मतलब बीएल कॉस थीटा होगा। तो जहां पे ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री बना, वो पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लेते हैं, पहले दो को लेते हैं, पहले किसी दो को लेते हैं, देखते हैं किसको लेते हैं, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। नाउ अपन किसको लेते हैं, ये वाले को लेते हैं, आर क्यू और एस पी को, आर क्यू और पी एस को लेते, देख लेते कौन कौन सा स्ट्रेट है, आर क्यू और एस पी, आर क्यू और ये एस पी, ये दोनों को हम पहले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आर क्यू, क्यू आर मतलब क्यू आर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू दूसरा इंटीग्रेशन हम देखते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होने वाली, 0 होने वाली है, एस पी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो डीएल वेक्टर है उसका डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, और जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच का जो एंगल आ रहा है, थीटा जो आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, थीटा 90 डिग्री आ रहा है, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगी, हमारी टर्म 0 हो जाएगी। कैसे, क्योंकि उसका डीएल वेक्टर और बी का वेक्टर क्या है, अलग अलग है। बिल्कुल देख सकते हैं, सबसे पहला देखते हैं आर और एस, आर क्यू आर, ठीक है, क्यू आर लाइन को देख लेते हैं। ये देखिए क्यू आर लाइन,
ये क्यूआर लाइन में डीएल वेक्टर ऐसा है, ऐसा खड़ा हुआ है डीएल वेक्टर इसका, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसी है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और ये एकदम स्ट्रेट है, दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या होगा, बी डीएल कॉस थीटा होगा, कॉस 90 डिग्री आएगी, इसलिए ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, इसका पूरा लाइन इंटीग्रल। पीएस को देखते हैं, पीएस भी कैसा है, इसका डीएल एक वेक्टर कैसा है, ऐसा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ऐसी जा रही है, दोनों के बीच का एंगल कैसे बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों का भी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये जो दोनों टर्म है ये क्या हो गई, जीरो हो गई। मतलब ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ये खत्म और ये भी खत्म। क्या बच रहा है, बस ये पी क्यू और आर एस। ठीक है, एक और चीज देखते हैं। अब ये आर एस के बारे में बात करते हैं। ये जो आर एस लाइन है ये क्या है, सोलोनॉइड से बाहर है, आउटसाइड है। आउटसाइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सोलोनॉइड में जीरो होती है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एस आर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एक और टर्म खत्म हो गई। एस आर कौन सा था, ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे लिखते, एंड कौन सा था वो, इंटीग्रेशन आर एस था, इंटीग्रेशन आर एस बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द सोलोनॉइड इज जीरो, इज जीरो, इसलिए ऐसा हो रहा है। कौन सा, आर एस, आर एस देख सकते हैं, आर एस, यहां बाहर में तो सोलोनॉइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसको जीरो ले लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, तो ठीक है, तो सारी टर्म खत्म हो गई, ये तीनों चले गए, बस ये बचा है। मतलब पूरा लाइन इंटीग्रल में सिर्फ पी से क्यू का ही हम कर लिए, ये बीच वाली लाइन का ही हम ले लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी सोलोनॉइड के अंदर। ओके, तो ये वाली टर्म भी जीरो हो गई, तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास, एक ही टर्म बची। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, लाइन इंटीग्रल किसका, पी क्यू आर एस, पूरे का ही हम ले लें तो कुछ तो अपने आप जीरो ही हो जा रहे हैं। पी क्यू आर एस इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर तो रहेगा ही, ठीक है, लिख लेते हैं, पूरा चीज लिख लेते हैं, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ये पूरे का लाइन इंटीग्रल देखेंगे तो बस बचेगा कौन सा वाला टर्म, सिर्फ इंटीग्रेशन बचेगा किसका, पी से क्यू का, पी से क्यू का, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पी से क्यू बी डीएल, अब वेक्टर फॉर्म से हटा रहे हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो ए बी का वेक्टर, तो ए बी क्या हो जाएगा, कॉस जीरो डिग्री, क्योंकि अब इन लोग दोनों के बीच का एंगल क्या है, जीरो डिग्री। डीएल वेक्टर भी ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, तो दोनों सेम लाइन में है, इसलिए दोनों का एंगल क्या हो गया, जीरो डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब बस ये कॉस जीरो डिग्री रहेगा, इसका मतलब क्या बचेगा, सिंपल, सिर्फ इंटीग्रेशन क्या बचेगा, पी से क्यू का यदि हम इंटीग्रेशन देखेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, बी और डीएल ही होगा, बस सिंपल, कॉस जीरो हट जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल कितना आएगा, ओवरऑल बी तो बाहर आ जाएगा, बी बाहर आ गया, और फिर एक बार लिख लेते क्या जाता है, पी क्यू डीएल तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बी और सिर्फ एल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ पी से क्यू का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे, डीएल का मतलब क्या होता है, हम छोटे छोटे एलिमेंट्स लेते हैं, उसकी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, फिर इंटीग्रेट कर देते हैं। इस पूरे को, पी क्यू को, छोटे एलिमेंट को मैं पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा तो उसकी पूरी टोटल लेंथ ही तो आ जाएगी, जो क्या है, एल, तो वही आ जाएगा। तो क्या आ गया, सिर्फ बीएल आया, मतलब एक तरफ का हिस्सा पूरा किसका, हम एम्पियर सर्किटल लॉ के एक साइड का हिस्सा हमने पूरा निकाल लिया। ठीक है, एक तरफ का हिस्सा हमने निकाल लिया। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं, म्यू जीरो और आई नेट करंट वाला हिस्सा। ठीक है, तो फर्स्ट हमें देखना पड़ेगा टर्न्स वन से। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं n0, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बारे में देखते हैं। फॉर एग्जांपल सोलोनॉइड ऐसे घूम घूम के 10 सेंटीमीटर का है, पर यूनिट लेंथ मतलब उसकी 1 सेंटीमीटर में कितना टर्न है वो हम डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी, इसको हमने निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये पर यूनिट लेंथ में टर्न है। अब यदि हम देखें पूरे लेंथ में ही कितने टर्न्स है, तो इससे हम एल को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो कैसे लिखेंगे हम? नंबर शॉर्ट में नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल। अब यदि हम पूरे सोलोनॉइड की लेंथ में देखें तो वो कितना हो जाएगा? पूरे लेंथ में कितना हो जाएगा? एन एल हो जाएगा। बिल्कुल, ये पर यूनिट लेंथ के लिए था, पूरी लेंथ का टर्न देखना है तो जितनी लेंथ है एक यूनिट में यदि एक टर्न है, मान के चलते 10 सेंटीमीटर का सोलोनॉइड है, 1 सेंटीमीटर में एक ही टर्न है मान लेते हैं। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा? 1 × 10 मतलब 10 टर्न होंगे 10 सेंटीमीटर में। सेम वही चीज यहां पे लग रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और देखते हैं, अब करंट देखते हैं, क्योंकि जितने टर्न्स हो रहे हैं उतना करंट को हमारे वैल्यू को क्या करेगा? वो चेंज करेगा। तो करंट के बारे में देखें तो करंट इन ईच टर्न, हर एक टर्न में कितना करंट है? आई है। हर एक टर्न में आई करंट दौड़ रहा है। ठीक है, सो नेट करंट कितना आ रहा है? सो नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ठीक है, याद रखिएगा ये जो L डिस्टेंस हमने लिया है, ये कौन सा डिस्टेंस है हमारा? जितनी हम यहां पे एम्पेरिकल लूप की लेंथ ले रहे हैं, याद रखिएगा इतने लेंथ में कितने टर्न्स आ रहे हैं वैसे हम निकाल रहे हैं, क्योंकि एम्पेरिकल लूप के अंदर ही जितना नेट करंट आता है उसी को हम ले सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये लेंथ है L, इसलिए हमारा जो L है वो क्या है? NL आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और तभी हम करंट क्या देख रहे हैं? नेट करंट, तभी हम बोल रहे हैं नेट करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। और वो लूप कौन सा है? PQRS हमारा लूप है, जो हमने एम्पेरिकल रेक्टेंगुलर लूप लिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी NLI। एक लूप में आई करंट है तो जितने भी लूप्स होंगे उसमें क्या हो जाएगा? आई करंट। तो इतने नेट करंट्स को क्या कर रहा है? एनक्लोज कर रहा है। ओके, तो बन गया हमारा। तो अब हम लिखते हैं अपनी पूरी एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या हो जाएगा? लाइन इंटीग्रल PQRS, लाइन इंटीग्रल PQRS B वेक्टर, भले हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है, DL वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू जीरो, ये हम क्या लिख रहे हैं? पूरा लिख रहे हैं म्यू जीरो इंटू, ये क्या हो जाएगा? NLI, क्योंकि इतना नेट करंट वो क्या कर रहा है? एनक्लोज्ड कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगी? हमारी नई बायो-सेवर्ट लॉ बोल रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ में। ठीक है, अब हमने ये पूरे की वैल्यू निकाल ली है, इस पूरे की वैल्यू हमने निकाल ली, जो क्या आई है? सिंपल BL आई है। तो यहां पे हम पुट कर देंगे उसकी वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा? BL, इस पूरे की वैल्यू है BL इक्वल टू म्यू जीरो इंटू NLI, यही होगा। ठीक है, L को उधर दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां से दिख रहा है हमें ये L और ये L क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ B0 की वैल्यू क्या आएगी? म्यू जीरो NI। तो ये निकल गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की सोलोनॉइड का एक्सप्रेशन, जो क्या रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। म्यू जीरो NI, म्यू जीरो क्या होगी? उस एयर कोड की परमिएबिलिटी, N कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस सोलोनॉइड में, और I क्या होगा? कितने एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है उसमें स्टार्टिंग से। कैसे पता चलता है करंट का? तो हमारे फर्स्ट डायग्राम जो था उसी में दिख रहा है, ये जो करंट जो इसके अंदर ऐसे क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो एकदम इजी था मेरे हिसाब से, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया? ये चीज हम देखें तो यहां पे जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो अब ये देखिए कि इस एक्सप्रेशन में सोलोनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करती कि उसका लेंथ कितना रहे, उसका डायमीटर कितना रहे, उस पर वो डिपेंड करती ही नहीं है यहाँ पे सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज आपने देखी। तो यदि हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनॉइड,
does not depend on length and diameter of solenoid। तो ये चीज एक जानने की चीज है। ओके, अब देखते हैं यदि हम एक म्यू आर यूज करेंगे। म्यू आर क्या होगा, हम उसकी कोर में कुछ एक अलग परमिटिविटी का क्या करते हैं, मटेरियल डाल देते हैं। तो म्यू आर क्या होगा, हमारा एक मटेरियल होगा, परमिएबिलिटी। म्यू क्या होता है, हमारा परमिएबिलिटी होता है। वहां पे हम क्या यूज करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन जीरो, जो परमिटिविटी होता था, परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल। म्यू आर परमिएबिलिटी का मटेरियल, जिसको हम क्या कर रहे हैं, कोर में घुसा दे रहे हैं, यूज्ड इन कोर, जिसको हम कोर में यूज कर रहे हैं। तो उस केस में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, हल्का सा चेंज हो जाएगा। म्यू जीरो था ही, एक म्यू आर भी आ जाएगा साथ में, एन आई, और वो थोड़ी सी इंक्रीज करता है। ये चीज हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। तो यदि हम एक म्यू आर परमिटिविटी का मटेरियल डाल देते हैं उसकी कोर में, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड। आगे वाले चैप्टर में हम ये सारी चीज देखेंगे, ठीक है। अब यदि हमें कोई बोल दिया कि उसके एकदम एंड, एक्सट्रीम एंड में निकालो, तो देखते हैं। एट द पॉइंट near the end of air cooled solenoid। यदि एकदम एंड में बोला, मतलब एकदम एंड में यदि हमें निकालने बोल दिया, बीच का हमने निकाला, यदि यहां पे हल्का सा एंड तरफ निकालने बोला, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ऐसा कभी कभी पूछता है एक्सप्रेशन, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में हमारे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू 1/2 एयर कोड है, तो म्यू जीरो एन आई। इस केस का क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। यदि उसके नियर एंड में बोला तो तब की बात तो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सेंटर में ही क्या रहती है, सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पूरा सोलोनॉइड का हमने सारी चीजें उसके बारे में पढ़ ली। अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। रीड करते हैं क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, सोलोनॉइड के ऊपर ही है। द लेंथ ऑफ ए सोलोनॉइड इज 0.2 मीटर, ठीक है। लेंथ दी है सोलोनॉइड की, इट हैज 120 टर्न्स, ठीक है। 120 टर्न्स उसकी पूरी लेंथ में है, याद रखिएगा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स इंटीरियर, ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ऑफ ए करंट ऑफ, इफ ए करंट ऑफ 2.5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। करंट उसमें 2.5 एम्पियर का क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपनी गिवन वैल्यूज लिखते हैं, क्या क्या गिवन है हमें। आप देखे होंगे अभी तक हमने सारे लेक्चर में एक ही पैटर्न फॉलो किया है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आप भी ऐसा ही पैटर्न फॉलो करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये पैटर्न बहुत आगे तक जाता है। लेंथ कितनी दी है हमें सोलोनॉइड की, L दिया है हमें 0.2 मीटर, ओके। और क्या दिया है हमें, नंबर ऑफ टर्न्स दिया है, उसकी पूरी लेंथ में है, याद रखिएगा। ये कैपिटल N है, इसलिए हम इसको कैपिटल N ले रहे हैं। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, इसलिए मैं वहां पे n पे जोर दे रहा था जब हम पढ़ रहे थे। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें I फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर, ठीक है। क्या निकालने बोला है हमें, मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोला है, और कहां, इनसाइड, सोलोनॉइड के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालो बोला है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल। फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है B का फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू जीरो, स्मॉल n होता है, स्मॉल n I, यही होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, म्यू जीरो, स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो इनटू क्या होगा, कैपिटल N बाई L होगा। पूरे टर्न से लेंथ माइनस कर देंगे तो पर यूनिट लेंथ का टर्न आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में आ जाएगा उसके, इनटू I, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो B इक्वल टू क्या होगा, म्यू जीरो की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यही होगी उसकी वैल्यू, बिल्कुल, इंटू 120
ये n की वैल्यू है, लेंथ कितनी है 0.2 और करंट कितना इसमें फ्लो हो रहा है 2.5 एम्पियर का इनटू 2.5 एम्पियर का। तो यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सिंपल सा ही सॉल्व है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आपकी 0.00188 टेस्ला आ जाएगी, या आप इसको बोल सकते हैं क्या 1.88 इंटू, ठीक है 2 0 1 पॉइंट से यहां पे लिए तो 3 जाएगा इंटू 10⁻³ टेस्ला। तो ये आ गया आपका आंसर। ये आ गया आपका आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, बिल्कुल ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सोलोनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, एक सोलोनॉइड है जिसकी लेंथ कितनी 0.5 मीटर, हैज ए रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, उसका रेडियस भी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टन, 500 टन का बना है। इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, जिसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड? क्या होगा मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का सोलोनॉइड के अंदर, पूछ रहे हो। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको भी। तो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज। इसमें क्या देंगे, लेंथ और रेडियस दोनों दिया है, तो एक बार चेक कर लेंगे हम कि वो किसके लिए रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो भी हमने अभी डेरिवेशन किया है सोलोनॉइड का वो किसके लिए था, जब उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो तब ऐसा हम उसके लिए प्रूफ करते हैं। जब एल क्या होगा, बहुत बड़ा होगा उसके एज कंपेयर टू उसके रेडियस, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उसके रेडियस, इसलिए हम वो वाला एक्सप्रेशन को डिराइव किए थे वहां पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे उस चीज को चेक करेंगे एक बार। लेंथ कितनी दी है सोलोनॉइड की, एल दिया है हमें 0.5 मीटर, आर दिया हुआ है, सोलोनॉइड का रेडियस दिया है जो कितना है 1 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻² मीटर बोल सकते हैं। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स दिए कितना 500 टर्न्स, और क्या दिया हुआ है हमें करंट फ्लो, कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है आई 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पे लेंथ और रेडियस दोनों दिया है तो उसके एक बार चेक करेंगे हम एल बाई आर करके। कितना है एल हमारा, एल है हमारा 0.5 और आर है हमारा 1 इंटू 10⁻⁻²। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 आएगा, बिल्कुल। तो 50 आ रहा है, इसका मतलब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो लेंथ है वो क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियस, किसके, सोलोनॉइड के। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फॉर्मूला है B इज इक्वल टू μ0 n I, ये क्या होगा, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, याद रखिएगा जब लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो एज कंपेयर टू सोलोनॉइड के रेडियस, तभी ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा वैलिड होता है। तो इस केस में भी क्या होगा, वैलिड होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड ही निकालनी है उसके इनसाइड में, तो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो B इज इक्वल टू क्या μ0 n I, यही हमारा फॉर्मूला है। तो μ0 n कैसे निकालेंगे, पर यूनिट लेंथ में, पूरा टर्न कितना है और लेंथ से डिवाइड कर देते तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ जाएगा, पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। μ0 की वैल्यू रखते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 500 टर्न है, और लेंथ कितनी है उसकी 0.5 मीटर, और करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। यहां से इसको आप सॉल्व करेंगे, तो मैंने भी सॉल्व करके देखा है, आप भी करेंगे तो 0.00628 आएगा, 00628 टेस्ला आएगा। या इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.28 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला, ये क्या होगा हमारा आंसर। ओके, तो ये क्या कर लिया हमने, सोलोनॉइड से रिलेटेड क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, पूरा सोलोनॉइड के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टोरॉइड के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड।
ऑफ टोरॉइड। क्या होता है? एक प्रकार का एंडलेस सोलोनॉइड ही होता है जिसको हम रिंग फॉर्म में बना देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए टोरॉइड। ठीक है, देखते हैं तो क्या होगा। एक प्रकार का ये क्या होगा? एन एंडलेस, जिसका एंड ना हो, एंडलेस सोलोनॉइड। क्या है? एक सोलोनॉइड जो ऐसा ऐसा बाउंड वाला रहता है, उसी को हम क्या करेंगे, ऐसा पूरा शिप गोल बना देंगे। तो सोलोनॉइड क्या, टोरॉइड क्या होता है? एंड एंडलेस सोलोनॉइड होता है इन दी फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ रिंग। क्या होता है? एक रिंग के फॉर्म में होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं टोरॉइड बोलते हैं, एक एंडलेस सोलोनॉइड को। इसी को हम क्या बोलते हैं? अपना टोरॉइड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, मैग्नेटिक फील्ड inside the toroid मैग्नेटिक फील्ड, या हम बोले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड दी टोरॉइड इस कैसी होगी? यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें टोरॉइड के अंदर की, तो वो कैसी होगी? सर्कुलर, कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि इसकी कोरी वैसी सर्कुलर रहेगी, विथ सेंटर, विथ दी सेंटर ऑफ टोरॉइड। तो ये क्या रहेगी? उसकी मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रहेगी, कॉन्सेंट्रिक रहेगी, जिसका सेंटर क्या रहेगा? टोरॉइड के सेंटर में ही रहेगा। क्योंकि एक होलो रिंग है और होलो रिंग के बीच वाले सेक्शन में ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड आती है, क्योंकि एकदम अंदर और एकदम बाहर क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। वही चीज हम देखेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होंगे, जिनका आपका सेंटर क्या होगा? टोरॉइड के सेंटर से ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं डायग्राम इसका। फर्स्ट हम क्या करते हैं? एक ऐसा शेप बनाते हैं। ये अपनी एक सर्कुलर रिंग हो गई, इसके ऊपर एक और सर्कुलर रिंग। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी दो रिंग हो गई। अब इसी के ऊपर क्या रहता है? पूरा वायर क्या रहता है? वाउंड रहता है। तो ये हो गया हमारा वायर। ऐसे पहले हम बना लेते हैं इनलेट और आउटलेट। ठीक है, अब यहीं से क्या होगा? ऐसा वायर इसमें वाउंड होना शुरू हो जाएगा। तो डायग्राम हल्का सा रफ बन सकता है, बट आप समझ सकते हैं भावनाओं से। ये क्या है हमारा? ऐसे ही पूरा वाउंड रहेगा। क्या रहेगा हमारा? ये टोरॉइड रहेगा। ठीक है, एक जगह से करंट आएगा और दूसरी जगह से क्या होगा? बाहर जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कहां मिलेगी? सिर्फ इसके कोर में मिलेगी। याद रखना, ये वाले पोर्शन में। क्यों? क्योंकि यदि मैं दो पॉइंट लेता हूं, यहां पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूं पी पॉइंट। ठीक है, इस पी पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एम्पियर सर्किट का लॉ बनाता हूं, तो मेरे को एक लूप बनाना पड़ेगा, एम्पेरिकन लूप अंदर में लेना पड़ेगा। अंदर में जो भी लूप बनाऊंगा वो लूप कुछ ऐसा बनेगा। तो क्या ये लूप कोई करंट एनक्लोज करेगा? नहीं करेगा। इसलिए यहां के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। याद रखिएगा, अंदर के इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और यदि हम इसके बाहर कोई एक पॉइंट देखें, यदि मैं यहां पे एक पॉइंट ले लेता हूं क्यू, अब यहां पे यदि मैं एम्पेरियन सर्कल बनाता हूं, एक एम्पेरियन लूप लेता हूं, तो उसके अंदर क्या होगा? करंट एनक्लोज होगा। मगर क्या है, जितना बाहर निकल रहा है और उतना अंदर जा रहा है, एक डॉट और एक्स दो करंट एनक्लोज हो जाएंगे और वो बराबर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इसलिए पॉइंट क्यू में भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। याद रखिएगा, सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें इसके कोर के अंदर से मिलेगी। जो कोर के अंदर ही वो जनरेट करेगा, अपने एयर्ड कोड होगी इसके अंदर में, वहीं से जो वो जनरेट करेगा उसी से मिलेगी। याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सोलोनॉइड को ही हम ऐसा जोड़ दे रहे हैं।
तो वो टोरॉइड बन जा रहा है, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर उसको हम उसको वाउंड किए, नहीं किए बिल्कुल उसको वाउंड, वो सोलेनॉइड को ही हम ऐसा जोड़ दिए तो वो टोरॉइड बन गया। और उसके अंदर भी क्या है, खाली जगह है कोर में, और उसी कोर की हमें क्या मिल रही है, मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। ओके, याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड यदि मैं पॉइंट P की बोलूं तो वो भी 0 होगी, और मैग्नेटिक फील्ड यदि मैं पॉइंट Q की बोलूं तो वो भी क्या होगी, 0 होगी। P की क्यों 0 होगी, क्योंकि यदि मैं यहाँ पे एम्पेरियन लूप लेता हूं तो कोई करंट एनक्लोज नहीं हो रहा है। Q की क्यों 0 होगी, क्योंकि यदि यहाँ मैं एम्पेरियन लूप लेता हूं पूरा टोरॉइड उसके अंदर आ जाएगा, और जितना इनवर्ड है उतना ही आउटवर्ड करंट भी है, तो वो एक दूसरे को नेट करंट 0 हो जाएगा वहां पे, इसलिए Q पे भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ओके, अब इसका एक और डायग्राम बनाते हैं ताकि हमें और अच्छे समझ में आए। एक ठुक सर्कल, ठीक है, अंदर वाले सर्कल को थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हमारा एक सर्कल और ये दूसरा वाला सर्कल, ठीक है, एक टोरॉइड को हम बना रहे हैं। अब इसमें कैसा होगा, ऊपर से निकल के ऐसे ऐसे वायर जा रहा है, तो यहां पे हम कैसा लेंगे, डॉट पॉइंट्स लेंगे। ऐसा ही होगा बिल्कुल। यहां से क्या हो रहा है, निकल रहा है पूरा वायर, और अंदर की तरफ क्या आएगा, ऑब्वियस ही बात है क्रॉस साइन आएगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वायर पूरा जा रहा है। एक बार बना लेते हैं इसको पूरा ताकि वो अच्छे से दिखे। ठीक है, यहां से क्या हो रहे हैं, पूरे वायर ऐसे निकल रहे हैं, आपकी तरफ निकल रहे हैं, याद रखिएगा ऐसे, और बीच में क्या होंगे, पूरे वायर अंदर की तरफ जाएंगे, तो यहां पे क्या होगा, क्रॉस डायरेक्शन के लिए। अब सबको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से ये डायरेक्शन, किसी को समझ में ऐसा तो हो नहीं सकता ना आए, क्योंकि इतने बार हम इसको बना चुके हैं। यहां पे अंदर क्या होगा, पूरे क्रॉस होंगे वायर, यहां से निकल के ऐसे 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 पूरा अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे हम क्या ले लेते हैं, एम्पेरियन लूप ले लेते हैं। कौन कौन सा लेते हैं, 3 ठोक लेते हैं। एक अंदर में लेते हैं, ये एक अंदर में हमने एक एम्पेरियन लूप ले लिया, कहीं भी ले सकते हैं, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला एम्पेरियन लूप लेते हैं हम यहां पे। हमने एक और एम्पेरियन लूप लिया यहां पे, सेकंड वाला। ठीक है, ये कौन सा लूप है हमारा, सेकंड। ठीक है, फर्स्ट वाला लूप जो है वो कोई करंट एनक्लोज नहीं कर रहा है, आपको विजिबल है। ओके, फर्स्ट वाला जो अंदर वाला है वो क्या कर रहा है, कोई करंट एनक्लोज नहीं कर रहा है। ठीक है, पूरा प्रॉपर गोला ले लेता हूं मैं अंदर वाले को ताकि आपको समझ में आए। एम्पेरियन लूप ही ले रहे हैं हम यहां पे। बाहर वाला जो लूप है वो क्या कर रहा है, करंट एनक्लोज कर रहा है, और सारे करंट्स क्या है, क्रॉस है, मतलब वो सारे अंदर की तरफ है, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जो पॉइंट 2 होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि जितने भी इस लूप के अंदर करंट एनक्लोज हो रहे हैं सब अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्शन हो गया राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। तो वो कैसा रहेगा, पूरा क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, और एक और एम्पेरियन लूप ले लेते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से दिखे तो हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये एक बाहर लेंगे, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, क्योंकि नेट करंट जितना इनकमिंग है उतना क्या हो जा रहा है, आउटगोइंग हो जा रहा है। ये हो गया हमारा थर्ड वाला एम्पेरियन लूप। 3 जगह पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एम्पेरियन लूप ले रहे हैं। ये सारे क्या है, एम्पेरियन लूप है। कौन कौन से, 1, 2 और 3। ओके, तो ये क्या होता है, ऐसे हम इसको क्या करते हैं, लूप लेते हैं। हम कहां पे निकालेंगे, 2 वाले में निकालेंगे। 2 वाला ही क्या है, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है 1 में और 3 जो एम्पेरियन लूप लिए वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी। 2 ही हमारा मेन है, तो हम कहां मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अंदर इसकी कोर में जो एयर्ड कोड है वहां। ठीक है, एक और डायग्राम बनाते हैं टर्मिनोलॉजी के लिए ताकि हमें रेडियस समझ में आए। एक सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल। ठीक है, सेंटर है, सेंटर से यहां तक का रेडियस जो होगा फर्स्ट वाले सर्कल का, उस रेडियस को हम लेते हैं R1। ठीक है, और जो आउटर रेडियस है उसको हम लेते हैं R2। विजिबल है आपको, R1 R2। ओके, और एक क्या लेते हैं इसमें, एक टर्मिनोलॉजी होती है सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या होता है, मीन रेडियस। मीन मतलब एकदम इसके एग्जैक्ट, ताकि हमें कोर की वैल्यू पता चले कि उसकी एग्जैक्ट कोर कहां पे आ रही है। इस रेडियस को, मीन रेडियस को हम कैसे लेते हैं,
आर से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, डायग्राम विजिबल है आपको? ओके, कैसे निकालेंगे हम मीन रेडियस यहाँ पे? वैसी बात है, मीन रेडियस कैसे निकलेगा? आर इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2। ओके, ये क्या है हमारा मीन रेडियस। ऐसा हम क्या करते हैं, मीन रेडियस निकालते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट सेंटर पता चल पाए यहाँ पे, और बाकी दोनों रेडियस की वैल्यू पता रहती है। ठीक है, पूरा हमने डायग्राम बना लिया, सब देख लिया। अब देखते हैं कैसे हम इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। फर्स्ट क्या करेंगे हम, द लाइन इंटीग्रल of magnetic field around closed path of circle of radius r। ठीक है, क्या ले रहे, रेडियस r। ठीक है, तो जो दूसरा वाला हमने लिया है, ये जो दूसरा वाला हमने लिया है यहाँ पे एम्पीरियन लूप, इसी का है मीन रेडियस। याद रखिएगा, ये जो आर हम मीन रेडियस ले रहे हैं, ये इसी का ही है, ताकि हमने अलग से डायग्राम बनाया ताकि पता चल पाए, ये इसी का मीन रेडियस है सेकंड वाले एम्पीरियन लूप का, क्योंकि उसी पे हम लगा सकते हैं। अंदर बाहर की मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0। तो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी वेक्टर डीएल इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्या होगा, सर्कल में ही है डीएल, और वेक्टर बी का एंगल क्या होगा, 0 ही होगा। तो क्या हो जाएगा वो, बी डीएल cos 0 डिग्री। पता है हमने, अभी इतनी बार देख लिया हमने। ओके, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू, और b तो बाहर आ जाएगा, cos 0 की वैल्यू 0 1 हो गई, 1 हो गई। ऑब्वियस बात है, इसकी वैल्यू सिर्फ डीएल बचा। लाइन इंटीग्रल डीएल का करेंगे। एम्पीरियन लूप क्या है, यहाँ पे सर्कल है, ये एम्पीरियन लूप है हमारा, सेकंड वाला सर्कल है, इसके एक छोटे से डीएल एलिमेंट का मैं इंटीग्रल करूंगा, तो क्या आएगा, 2 पाई आर आएगा। पूरा सर्कल, पूरे सर्कल की पेरीफेरी 2 पाई आर ही होगी, बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ फ्रॉम एम्पियर लूप, अब एम्पियर लूप की मदद से तो क्या होगा, बी वेक्टर डीएल वेक्टर, यही बोलती है हमारी एम्पियर सर्किटल लॉ, इक्वल टू क्या होगा, म्यू 0 इंटू एम्पियर इन लूप जो 2 है, उसके अंदर कितना करंट एनक्लोज हो रहा है, तो करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। जो भी हमने एम्पियरियन लूप लिया है, उसके अंदर कितना करंट एनक्लोज्ड हो रहा है, ये चीज हमें निकालने बोल रही है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू तो बी डीएल की वैल्यू तो हमने निकाल ली, बी इंटू क्या, 2 पाई आर। ओके, इधर पे क्या है, म्यू 0। अब कितना करंट एनक्लोज हो रहा है, तो ये कैसे हम निकाल सकते हैं। प्रीवियस क्या आया था हमारा, एन एल आई आया था, पूरा हमने एम्पियरियन लूप के अंदर जो करंट निकाला था सोलोनॉइड में। तो यहां पे भी सेम वैसी एक्सप्रेशन बनेगा, एन एल। वहां पे एल क्या था, एक छोटा सा लेंथ आ रहा था सोलोनॉइड के सेंटर में एकदम। यहां पे एल क्या है, पूरा है, हमारा क्या हो रहा है, इस पूरी लेंथ के अंदर आ रहा है करंट। तो क्या हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, मतलब एन एल इंटू आई कर रहे हैं। तो एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पूरी 2 पाई आर है, क्योंकि वो एक प्रकार का क्या है, सर्कल है। ठीक है, तो यहां से अभी हम देखें तो ये 2 पाई आर पूरा और ये 2 पाई आर कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका भी एक्सप्रेशन क्या आएगा, वही सेम आएगा। क्या एक्सप्रेशन आएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है, लगभग सेम ही आता है। देखिए वही आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 एन इंटू आई। तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आता है, सेम आता है। सेम यहां पे भी, यदि हम उसकी कोर में मतलब कौन सी वाली जगह, ये वाली जगह, ये जगह पूरी खाली है, क्योंकि ये सिर्फ वाउंड से ही बनी हुई है। याद रखिएगा, ये जो मैंने व्हाइट रंग का दिया है, तो मैंने एक बेस बनाया है, ओरिजिनली वो वाउंड ही ऐसा है कि वो घूम के ही पूरा बना दे रहा है। तो यदि इस कोर में हम एक म्यू आर परमिएबिलिटी का एक मटेरियल डाल देते हैं, एक म्यू आर परमिएबिलिटी का मटेरियल डाल देते हैं हम, ठीक है,
एक टोरॉइड, क्या होगा ये हमारा टोरॉइड कोड रिलेटिव परमिएबिलिटी, मतलब एक हम मटेरियल यूज कर रहे हैं। टोरॉइड कोर की क्या है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, तो उस केस में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, एक और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, म्यू 0 म्यू आर एन आई। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा सेम जैसे कैसे आया है, सोलोनॉइड में आया है। ठीक है, तो अब एक और चीज यदि हम देखें तो जनरली हम क्या देख रहे हैं, हम जो पूरा केस पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एक आइडियल टोरनॉइड का पढ़ रहे हैं, आइडियल टोरॉइड का केस देख रहे हैं। तो आइडियल टोरॉइड के केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड थी, मतलब B3, वो क्या थी, 0 थी। ऐसा हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं आइडियल टोरॉइड के केस में। इस केस में क्योंकि हम पढ़ कौन सा रहे हैं, आइडियल का केस बोल रहे हैं, मतलब जो क्यू पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 0 होगी, हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि हमारा आइडियल केस है। मगर जो ओरिजिनल रियल लाइफ की यदि हम चीज के बारे में बात करें तो रियल लाइफ में वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता है, वो क्या होता है, हल्का सा हेलिकल होता है। तो हेलिकल होने के कारण क्या होता है, हेलिकल मतलब ऐसे हल्का सा टेढ़ा टेढ़ा घूमता है वो हल्का सा, तो उसके कारण क्या होता है कि बाहर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड आती है थोड़ी सी। रियल लाइफ की बात करें, रियल बात करें, रियल या हम बोले रियलिटी की बात करें, ठीक है, टोरॉइड, रियल टोरॉइड की बात करें तो उसमें क्या होती है, बाहर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। कॉइल कैसे होते हैं, कॉइल आर हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है, B3 जो रहता है बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, उसकी कुछ वैल्यू रहती है, स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि आइडियल टोरॉइड है तो ठीक है, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड 0, अब बोल रहा है रियल है तो हाँ कुछ स्मॉल वैल्यू उसकी होगी। ओके, तो ये हुआ पूरा टोरॉइड के बारे में। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बनाते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए। देखते हैं न्यूमेरिकल। अ टोरॉइड हैज ए कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर, R1 की वैल्यू दिया है इनर रेडियस की, एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू दिया है, मेन रेडियस निकालना पड़ेगा, अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ वायर आर वाउंड, 3500 टन के वायर उसमें वाउंड किए। इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, जो वाउंड करंट है उसमें वायर करंट 11 एम्पियर है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट हमें कहां निकालना है, आउटसाइड द टोरॉइड, टोरॉइड के बाहर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, टोरॉइड के कोर के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, खाली जगह जो टोरॉइड से घिरी हुई है, मतलब एकदम अंदर की जगह बोल रहा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो हमें पता है आउटसाइड की 0, सराउंडेड बाय द टोरॉइड इसकी भी 0, बस सेकंड वाला हमें निकालना है, उसके कोर के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट हम लिखते हैं अपनी गिवन वैल्यूज, क्या क्या हमें गिवन है। देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है हमें। R1 गिवन है, मतलब उसका इनसाइड रेडियस जो कितना बोल रहे हैं, 25 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज नहीं करते क्योंकि मीन निकालना पड़ेगा। R2 गिवन है, आउटसाइड रेडियस वो कितना है, 26, अच्छा 1 ही सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। N दिया है कितना, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, 3500 टर्न्स, ठीक है। और क्या दिया है, करंट फ्लो कर रहा है कितना, 11 एम्पियर का। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, मीन रेडियस निकाल लेते हैं। मीन रेडियस जो क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बाई 2, तो कितना होगा, R1 है हमारा 25 प्लस 26 बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 25.5, हाँ 25.5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा मीन रेडियस। विजिबल है आपको, ओके 25.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, अब निकालते हैं नेक्स्ट हम पूरे टोटल लेंथ उसकी टोरॉइड की, टोटल लेंथ ऑफ टोरॉइड। एल क्या होगी, एल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर ही होगी, क्योंकि वो जो आर है रेडियस में उसी में ही पूरी लेंथ उसकी हो रही है। ठीक है, बिल्कुल, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू आर, आर क्या होगा, मेन रेडियस उसका, तो वो कितना निकालना है हमने 25.5, तो 25.5, तो लेंथ कितनी आ जाएगी टोरॉइड की, एल आ जाएगा हमारा 1.60 मीटर। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम, आर निकाले एल निकाले, क्योंकि हमें स्मॉल एल निकालना है, पर यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वही होता है, उसके लिए हमें कैपिटल एल चाहिए, और यहाँ पे कैपिटल एन है हमारे पास। स्मॉल एल निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, ये सब चीज निकालनी है, तो अब हम निकाल सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि फॉर्मूले में स्मॉल एन होता है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एल क्या होगा, कैपिटल एन बाई एल, तो कितना है 3500 बाई कैपिटल एल कितना है 1.60, तो स्मॉल एल कितना आ जाएगा हमारा 218 टर्न्स आएगा। ठीक है, तो टर्न्स को तो भाई टर्न्स तो कभी पॉइंट में नहीं आ सकता, तो आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2188 ले लेते हैं आप, इतने नंबर ऑफ क्या रहेंगे उसमें टर्न्स रहेंगे 2188। ठीक है, टर्न्स मिल गया, तो अब क्या कर लेंगे, सीधा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। कहां की निकालेंगे, फर्स्ट वाला बोला था आउटसाइड, एक बार सीधा हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं कोर की, मतलब सीधा हम सेकंड वाला आंसर निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है उसके बाहर जीरो होगी, अंदर सराउंडेड बाय द टोरॉइड उसकी भी वैल्यू जीरो होगी, तो हम बस कोर की मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो कितना होगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू एन आया हमारा 2188, और करंट कितने का फ्लो हो रहा था, 11 एम्पियर का फ्लो हो रहा था, तो कितनी आएगी इसकी कोर की मैग्नेटिक फील्ड 0.0320 टेस्ला, तो बी कोर कितना आ जाएगा हमारा आंसर 3.02 इंटू 10 टू द पावर -2 टेस्ला, ये आ गया हमारा आंसर। ओके, तो ये लेक्चर हमारा इसी के साथ क्या होता है, खत्म होता है। आउटसाइड की जीरो होगी और उसके अंदर सराउंडेड बाय द टोरॉइड उसकी भी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही, अभी तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।